भीड़ में जैसे ही लकी की नजर सिमोना के ऊपर पड़ी तो वो तुरंत भागते हुए उसके पास चला गया। उसने उन तीनों लड़कों को सिमोना से दूर किया और सिमोना लकी के पीछे जा छिपी। इधर इससे पहले कि लकी उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करता, इतने में वो चारों लड़कियां उन तीनों के ऊपर टूट पड़ी। उन्होंने उन्हें इतना मारा कि वो जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें बाहर आने को थी, लेकिन लड़कियां उन्हें इतनी आसानी से तो जाने देने वाली नहीं थी। जब तक वो लकी से माफी नहीं मांगते तब तक वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अब जैसे ही उन लड़कियों के मुंह से भीड़ ने लकी का नाम सुना तो सब लोग लकी की ओर देखने लगे। उन्होंने पहले भी देखा था कि लकी में और उन लड़कियों में आपस कुछ तो बात हो रही थी। वो समझ गए कि लड़कियां लकी को ही लक्ष्मण जी कहकर बुला रही थी। वो चारों ही लकी को डर और सम्मान भरी नजरों से देख रही थी। ये देखते ही भीड़ में जो भी लड़के खड़े थे वो ना जाने क्यों लकी से थोड़ी जलन महसूस करने लगे। वो चारों ही लड़कियां बहुत कद्दावर और ताकतवर थी। वो इतनी सुंदर थीं और फिर भी लकी जैसे आदमी से बात कर रही थी और उसकी बात सुन रही थी। वो जैसा कह रहा था वैसा कर रही थी। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी की पहचान थी क्या, ऐसी उसमें क्या ताकत थी जो ये लड़कियां उसकी आदेश का पालन कर रही थी। किसी को भी ये बात समझ नहीं आई कि लकी में और उन लड़कियों में संबंध क्या था। क्या लकी इन चारों का पति था? लकी ने 4 पत्नियां रखी थी। कुछ लोगों के मन में जैसे ही ये ख्याल आया तो उन्हें लकी से तो नफरत होने लगी। इधर वो लड़के अभी भी खरबूजों की तरह जमीन पर गिरे हुए थे। वो बुरी तरीके से कांप रहे थे। उन्हें तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो चारों लड़कियां उनसे कह क्या रही थी। फिर एक लड़का जो उनके पास में ही खड़ा था, उसने इंग्लिश में समझाया कि वो लड़कियां उनसे क्या करवाना चाह रही थी। जैसे ही उन्होंने इस लड़के की बात सुनी तो अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करके वो अपनी जगह पर से खड़े हुए और सीधा लकी के पैरों में गिरकर उससे इंग्लिश में माफी मांगने लगे। लक्ष्मण जी, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने आपसे आपके बारे में कुछ भी गलत कहा हो तो, जिससे आपको ठेस लगी हो, तो हम भी आपसे मार खाना चाहेंगे, लेकिन माफ कर दीजिए हमें। जी लकी जी, हम तो सुअर हैं, हम उनसे भी बदतर हैं, माफ कर दीजिए। हमने इन बहन के साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया। आप कहेंगे तो हम अपनी बहन से भी माफी मांग लेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। लकी ने पहले ही सिमोना के मुंह से इन तीनों लोगों के बारे में और इनकी बातों के बारे में सुन लिया था। वो खुद भी इनकी बातों को सुनकर अपने दिल में काफी गुस्सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे इन तीनों को इतनी आसानी से तो माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने लकी के बारे में जो भी कहा उससे लकी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके देश के बारे में कुछ कह दिया, वो लकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने देखा कि उन तीनों की पहले ही खूब पिटाई हो चुकी थी। तो लकी को लगा कि अब उनके साथ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें जिंदगी भर याद भी रहे, और फिर ये भी कि कभी किसी और देश के बारे में इस तरह की वो बात ना करें। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए उसने सिमोना की दिशा में देखा और पूछा, सिमोना, तुम्हें क्या लगता है हम इन लड़कों के साथ में ऐसा क्या करना चाहिए जो अपनी जिंदगी भर ये भूले नहीं, याद रखें? सिमोना का मन भी अभी तक काफी शांत हो गया। वो लकी की तरफ देखते हुए बोली, देखो, इन्हें मार तो बहुत शानदार पड़ी है, लेकिन इन्हें ना दोबारा पीटने से कोई फायदा है नहीं। इन्हें पुलिस में भी देना नहीं चाहिए। वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा इन्हें बस कूटेंगे और इसके अलावा और क्या ही करेंगे। देखा जाए तो दिक्कत इनके शरीर में नहीं है, दिक्कत इनकी सोच में है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्हें ना इनके घुटनों पर बैठाना चाहिए और ये ना हमारे देशभक्ति की गीत गाए, ताकि इनके दिमाग में जो कचरा भरा है ना वो साफ हो जाए। जैसे ही सिमोना ने इतना पर कहा तो जो भीड़ उसके पास में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत उल्लास में कहा, हाँ हाँ, ये शानदार आइडिया है, बहुत अच्छा रहेगा। सालों से ए मेरे वतन के लोगों गवाओ, हाँ हाँ, ये गाना गाएंगे ना तो वो गाना इनके दिमाग में उलझ कर भी रह जाएगा। फिर जब ये अपने देश में चले जाएंगे ना तो भी ये गाना इनके कानों में बजता रहेगा। हाँ, देश मेरा रंगीला ना जब इनके गानों में बजेगा तब पता चलेगा कि भारत क्या चीज है और भारत के लोग भी क्या चीज है। इतने में एक आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें गाना शुरू कर दिया। उसने वो फोन उन तीनों के कानों के पास लगा दिया ताकि वो तीनों उस गाने को सुने और उसे याद कर सके। अब इन तीनों को भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो ना करते तो शायद इस बार उनकी और ज्यादा पिटाई हो जाती। पिछली बार तो सिर्फ 4 ही लोग ने उन्हें मारा था, लेकिन इस बार तो मारने वालों की संख्या 40 हो गई। इसलिए वो मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने चुपचाप अपने घुटनों पर आकर बैठना सही समझा। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, थोड़ी देर में गाना याद किया और फिर टूटी फूटी हिंदी में वो गाने लगे। और इस तरह से हमने फिर से अंग्रेजों को अपने देश से भगा दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, लेकिन इधर और एक लड़ाई शुरू हो गई है। इधर लकी और बाकी लड़कियों ने जैसे ही ये आवाज सुनी
वो पीछे घूम कर देखने लगे। उस चौराहे पर दूसरा कोना भी भीड़ से भरा हुआ था। लकी और बाकी लड़कियां तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस घेरे के बीच एक भारतीय आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। उस आदमी को कुछ एक अंग्रेजों ने घेर रखा था। वो सारे ही अंग्रेज उस आदमी से बहुत लंबे थे। लकी उनके पास गया और उस भीड़ की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि वो सारे ही बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। उन्होंने 4 सुंदर लड़कियों को घेर लिया था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया। उन लड़कों के पास एक लड़का खड़ा था जो उन्हें इस वक्त सबक सिखाने वाला था। लकी ने तभी देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में उसके पास खड़ा था। वहां जो भी हो रहा था वो उसे आराम से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी भारत का ही आदमी था। अब वो 5 खिलाड़ी उस अधेड़ आदमी की तरफ गुस्से से देख रहे थे और उसके देश के बारे में भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तो भी वो अकेला होने के बाद भी बहुत आराम से उन लोगों के बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो तो बस उन्हें देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी और उसने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, सालो अंग्रेजों, तुम्हें क्या यहाँ से जिंदा अपने वतन नहीं जाना? अगर आज तुम अपने घुटनों पर नहीं बैठे ना, तो फिर तुम्हारा बाप भी तुम्हें हमसे नहीं छुड़वा पाएगा। मैं अकेला ही तुम सबको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा, उस आदमी ने कहा। वो लड़के उसकी आवाज और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गए कि वो आदमी उन्हें गालियां दिए जा रहा था और उन्हें डांट रहा था। इस बात पर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे और कसकर घेर लिया और फिर गुस्से में अपने दांत पीसने लगे और फिर उस आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया। उनके मुक्के अपने आप में लोहे के गोलों से कमजोर नहीं थे। बाकी लोग जो वहां खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे ना, उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ये 5 लोग मिलकर इस आदमी की जान न ले लें। इधर वो आदमी अचानक से हवा में उछला और उन 5 लोगों के मुक्के से एक ही बार में बच गया। उन 5 के मुक्के भी आपस में जा टकराए। वो आदमी अभी भी हवा में था और उसने वहीं से लाते उन लड़कों के मुंह पर चलाने लगी। क्या बात है यार, इस आदमी की मार्शल आर्ट्स भी कमाल की है। इतने में वो आदमी फिर से नीचे आ गया और वो अब घूर कर उन अंग्रेजों को देख रहा था। वो लड़कियां उसके पास खड़ी थी जिन्हें वो अंग्रेज परेशान कर रहे थे। वो फिर से हवा में उछला और इस बार उसने अपने घुटनों से एक अंग्रेज की छाती पर लात मारा। वो आदमी तुरंत ही अपनी छाती पकड़कर नीचे बैठ गया। अब भले ही वो 4 लड़के अपने आप में बहुत लंबे थे, लेकिन फिर भी वो आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो आदमी उनके ऊपर बहुत ही साधारण से मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने सिर्फ 3 मिनट में सारे अंग्रेजों को निपटा दिया। वो अब सब उसके पैरों में गिरकर धूल चाट रहे थे। इधर भीड़ जो कि ये सब खेल देख रही थी, वो तो खुशी के मारे झूम उठी और उस बूढ़े से आदमी का गुणगान करने लगी। लेकिन वो आदमी उनकी किसी भी तारीफ को कान नहीं दे रहा था। वो उसे सुन ही नहीं रहा था। उसने तो बस अपने हाथ साफ किए और फिर उन 5 अंग्रेजों के ऊपर चढ़कर बोला, जब तक तुम ये नहीं कहोगे ना कि हम तुम्हारे बाप हैं, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, हिलने तक नहीं दूंगा। उन लड़कों की क्या बिसात कि वो उसे मना कर दे। उन्होंने तुरंत उसे बाप कहकर बुला दिया। इतने में वो 4 लड़कियां जिन्हें उसने बचाया था वो उसे थैंक यू कहने के लिए आ गई। तो जवाब में उसने भी सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये रोज का काम था। इधर उस आदमी ने अपने हाथ अपनी कमर में रखे और बोला, ये सब लोग ना बास्केटबॉल खेलते हैं, मैं मार्शल आर्ट्स का आदमी हूँ, इनका और मेरा कोई मुकाबला होगा क्या? मेरे सामने ये सब तो बच्चे हैं, सब के सब बच्चे हैं, इनको तो हमारे यहाँ के बच्चे ही हरा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि जबलपुर में इतने डरपोक लोग रहते हैं। अगर आप लोग इन्हें घूर कर भी देख लेते ना तो ये हार मान लेते। पर चलो कोई नहीं, अब आप मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ राजघराने की एक शादी में आया हुआ हूँ। वहां पहुंच पाता उससे पहले ही ये सब हो गया। सारा मूड खराब कर दिया इन्होंने। चल छोटे, उस आदमी ने कहा। उसका नाम अक्षय था और उसके छोटे भाई का नाम अजय। ये दोनों ही बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स जानते थे। विराज ने इन्हें खास अपनी शादी के लिए बुलाया था। इससे पहले कि अजय अपनी जगह से हिलता उसने कहा, वैसे ना हमारा तो यहाँ पे शादी में भी आने का मन नहीं कर रहा। वो तो विराज नाम का भाई है, उसने कहा कि वो हमें यहाँ काम पर रखना चाहता है और हमसे ना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। वैसे दादा मैंने सुना है कि वो परिवार यहाँ का सबसे बड़ा परिवार है क्या? हाँ हाँ है ना। इतने में भीड़ से किसी ने कहा, फिर तो हम हर महीने 5 लाख रुपए ले लेंगे। अगर वो पैसे देने में आनाकानी करेंगे ना, हम उन्हें दे देंगे, अजय ने कहा। इतने में अक्षय बोला, अरे नहीं यार, एक आदमी के 5 लाख थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाया होगा, उनके सामने में इतना पैसा मांगेंगे ना अच्छा नहीं लगेगा। क्या गुरुजी भी आएंगे? फिर तो हो सकता है कि वो हमें गुरुजी के अंडर में ही रखे। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख थोड़े ज्यादा है। खैर देखा जाए तो हम भी अब गुरुजी से कम थोड़ी हैं, पर गुरुजी हैं तो गुरुजी, इसलिए छोड़ो, मैं 4 लाख की बात कर लूंगा। इससे कम दिया तो शादी में वही तूफान ला दूंगा। क्या सही बोला ना, अजय ने कहा। अरे यार देखते हैं, तू पहले चल तो सही, अक्षय ने कहा और वहां से दोनों जाने लगे। लकी उनकी बातों को सुन रहा था।
लकी ने एक तरफ उन तीनों अंग्रेजों को पीट दिया। हालांकि उसे तो हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, लेकिन उसके साथ वाली लड़कियों ने ही उसके लिए सारा काम कर दिया था। इधर दूसरी तरफ उसने देखा कि अजय और अक्षय भी कुछ लोगों को पीट रहे थे। वो बाहर आए और यहाँ विराज ने उन्हें अपनी शादी में बुलाया था। वो जिस तरह से लड़ रहे थे, लकी उन्हें देखकर काफी इंप्रेस हो गया। बाद में वो विराज की शादी के लिए निकल गए। इधर रीना ने जब उन्हें लड़ते हुए देखा तो लकी से कहा, लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि ये दोनों लड़के भी अपने आप में बहुत शानदार मार्शल आर्ट्स करते हैं। वो दोनों ही हम चारों के बराबर का वजन रखते हैं। ऐसे में मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना उन्हें और हमारे बीच ना एक बार लड़ाई करवा के देखा जाए, देखेंगी किसमें कितना दम है। इतने में मीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ वैसे लड़कर तो देख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम उनके मुकाबले में ज्यादा दमदार हैं। तुमने देखा उनकी उम्र क्या थी? वो दोनों ही 30 से 40 के आसपास के नजर आ रहे थे। उनके मुकाबले हम लोग तो काफी जवान हैं। हालांकि अभी हमें भी बहुत कुछ सीखना होगा, पर फिर भी मुझे लगता है कि हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। शीना और टीना ने भी मीना की बात पर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन रीना को यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। चाहे वो कितने भी ताकतवर थे, लेकिन फिर भी रीना अपने आप को उनसे कम नहीं मान रही थी। इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और लकी की तरफ देखते हुए कहा, चाहे वो दोनों कितने ही ताकतवर हो, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मण जी से ना ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी तो उन्हें चुटकियों में हरा सकते हैं। हो सकता है कि इनके सामने ही आते ही ना वो हार मान जाए। लकी को रीना की बात सुनकर ना हंसी आ गई। उसे खुद अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था जितना इन बाकी लड़कियों को उसके ऊपर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम लोगों को ऐसा लगता है? हो सकता है कि तुम लोगों की नजर में मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जरूर हो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं तुम चारों को भी नहीं हरा सकता। अरे नहीं लक्ष्मण जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं और आपसे ज्यादा ताकतवर और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। वो इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसकी बात सुनकर चारों लड़कियों को हंसी आ गई। लकी उनकी सासू माँ की तरह बात नहीं कर रहा था। भले ही लकी उनका गुरु था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी उनका कोई दोस्त था। वो चारों अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शर्माते हुए हंसने लगी। इधर लकी को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि विराज और शहनाज की शादी होने वाली थी। शिरीन ने उसे ना तो इस बारे में कुछ बताया और ना ही लकी भी उसे किसी तरह की बात कोई पूछ पाया था। लेकिन उसे इतना जरूर मालूम था, अगर इतनी दूर से शिरीन और विराज की शादी के लिए आए लोग थे तो इसका मतलब साफ था कि कोई बहुत बड़ी और धमाकेदार शादी होने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर पुलिस आ गई और उन सब अंग्रेजों को जो बदमाशी कर रहे थे, पुलिस उन्हें अपने साथ ले आई। मामला अब शांत हो गया। लकी अपने साथ में बाकी लड़कियों और सिमोना के साथ में बारबेक्यू खाने के लिए चला गया। आज सिमोना का आखिरी दिन था और भले ही उसके साथ में जो कुछ हुआ, लेकिन उसकी वजह से वो अपना मूड बिल्कुल नहीं खराब करना चाहती थी। रात होने के बाद में लकी फिर से अपने कमरे में आ गया। लड़कियों ने कल की ही तरह आज भी उसकी मसाज की। वो जैसे ही सोने के लिए जाने वाला था कि इतने में उसके मोबाइल पर कुमारी का फोन आ गया। लकी उसका नंबर देखकर काफी खुश हो गया। कुमारी से बात किए उसे काफी दिन हो गए थे और वो उसके हाल चाल जानना चाह रहा था। इसलिए वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा और उसने कुमारी का फोन उठा लिया। हेलो लकी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? सब ठीक? हाँ सब ठीक है। आज सुबह ही मैंने और राजा जी ने मिलकर रानी साहिबा के शरीर को दफनाया था। परसों के दिन राजा यहाँ से वापस अपने देश चले जाएंगे, लेकिन अपने घर जाने से पहले ना वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कल तुम जवानी होटल में आ सकते हो। वहाँ पर राजा जी शहर के सबसे बड़े लोगों को खाने पर बुला रहे हैं। उन्होंने तुम्हें भी आने के लिए कहा है, तो तुम टाइम पर पहुंच जाना, कुमारी ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में वो पहले जैसी खनक लकी को महसूस नहीं हो रही थी। लकी समझ पा रहा था कि उसका और रानी का रिश्ता ही बहुत अच्छा था। आज सुबह भी जब वो रानी के शरीर को दफना रहे थे तो कुमारी पूरी दिन बस रोए जा रही थी। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोने की वजह से उसका गला खराब हो गया और लकी उसकी आवाज में एक अजीब सी खराश महसूस कर पा रहा था। लकी को भी दिल में उसकी आवाज सुनने के बाद हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। वो कुमारी को इस हाल में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने फिर से पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो या ऐसे ही कह रही हो? नहीं नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुमारी ने कहा। उसका एक बार के लिए तो मन किया कि वो फोन काट दे, लेकिन फिर उसे ना जाने क्या हुआ और वो फिर से रोने लगी। वो अपने आप को रोक रही थी लेकिन रुक नहीं पाई। कुमारी ने सुबकते हुए कहा, लकी, मुझे ना रानी साहिबा की बहुत याद आ रही है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने उनके साथ कितने सालों से थी, मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं। अब जब वो चली गई है ना, मुझे याद आ रही है उनकी। मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हें एक बार और छू के आ जाऊं। उन्हें हाथ लगाने का ना मन कर रहा है मेरा, उनसे बात करने का मन कर रहा है। मैं उनके पैरों को पकड़कर बहुत देर तक रोना चाहती हूँ लकी। काश काश फिर से आवाज देकर वो बुला ले मुझे। वो जो मांगेगी ना, मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन वापस ले आओ लकी, उन्हें वापस ले आओ। कुमारी की ये बात सुनकर
लकी का भी मन खराब हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि कुमारी का मानसिक संतुलन सही नहीं था। उसने उसे शांत करने के लिए कहा, देखो कुमारी, तुम जो कह रही हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया अब उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी सासू माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। भले ही हम दोनों की एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं हुई थी, मगर फिर भी मुझे उनकी याद आ रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर भी क्या गुजर रही होगी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि रानी साहिबा तुम्हें ऊपर से देख रही होंगी, और अगर तुम उनके सामने इस तरह से रोने लगोगी तो उन्हें वापस बुलाओगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे में तुम्हें वो करना चाहिए जो रानी साहिबा चाहती है, तुम वही करो। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और भी बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ में हैं। वैसे भी जब रानी साहिबा जा रही थी तो उन्होंने कहा था ना मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं हर वक्त हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कुमारी, और खड़ा रहूंगा, वादा कर रहा हूँ। मैं उन्हें नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लकी से बात करके कुमारी का दिल अब थोड़ा सा हल्का हो गया। अब उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा। उसने अपनी आंसुओं को रोका और फिर बड़े प्यार से लकी से पूछा, सच में? क्या सच में तुम मुझे बचाओगे? क्या सच में तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे लकी? लकी ने भी उसे गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, हाँ कुमारी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं कुछ होने दूंगा। जो कुछ होगा ना मैं झेल लूंगा। इतना सुनने के बाद कुमारी ने फोन रख दिया। लकी भी सो गया। आज उसे फिर से सासू माँ की याद तो आ रही थी, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अगले दिन शाम को रीना और बाकी लड़कियों के साथ में लकी जैमिनी होटल में जाने के लिए निकल पड़ा। वो सब टैक्सी में बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी टैक्सी जैमिनी होटल के सामने जाकर रुकी तो लकी और बाकी लड़कियों ने देखा कि वहां पर सब तरह की महंगी सी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। जैमिनी होटल की पार्किंग पूरी तरीके से भरी थी। अब वहां पर एक भी गाड़ी के आने की जगह नहीं बाकी रह गई। लकी और बाकी लोग जब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि बहुत अमीर घरों के लोग बहुत ही महंगे और अच्छे कपड़ों में होटल के अंदर दाखिल हो रहे थे। लकी भी रीना और बाकी लड़कियों के साथ होटल में अंदर आ गया। उसने लिफ्ट ली और सीधा 8वें माले पर आ गया। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आया तो उसने देखा कि गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा था। लकी को देखते ही उस गार्ड ने उसे रोक दिया। उसने लकी के साथ लड़कियों को भी ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उससे बड़े प्यार से पूछा, सर क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास यहाँ अंदर आने का कोई इन्विटेशन है? ये सुनते ही लकी हैरान हो गया। उसे कुमारी का फोन आया था और उसने लकी को बुलाया था। ऐसे में उसने नहीं सोचा था कि उसे यहाँ आने के लिए किसी और की इन्विटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। उसने गार्ड को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ना में अपना सिर हिला दिया। जैसे उसने ना कहा इतने में गार्ड भी उसे घिन भरी नजरों से देखने लगा। पहले तो वो थोड़ा सा झुककर खड़ा हुआ था, लेकिन लकी के मना करने के बाद वो और तनकर खड़ा हो गया। अगर आपके पास में कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है सर, तो सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर प्राइवेट पार्टी चल रही है। अगर आप लोग खाना खाना चाहते हैं तो नीचे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अंदर जाना है, लकी ने कहा। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। मैं बिना इन्विटेशन के आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, उस आदमी ने कहा, और लकी को लड़कियों के साथ बाहर निकलने के इशारा देने लगा। लकी ये सुनकर हताश हो गया। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने फिर से गार्ड से कहा, देखो भाई, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मुझे यहाँ पर आने के लिए कुमारी ने फोन किया था। उसने मुझे नहीं बताया कि यहाँ आने के लिए किसी तरह की इनविटेशन की जरूरत होगी। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही उससे इनविटेशन ले लेता। वैसे राजा जी की पार्टी तो यहीं चल रही है ना? अब की बार लकी की बात सुनकर उस गार्ड को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने लकी की तरफ देखा और पूछा, हाँ, राजा जी की पार्टी यहीं चल रही है, और आज यहाँ पर जयपुर की बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आने वाली है। जो भी यहाँ पर आने वाला है ना, उसे पहले ही इन्विटेशन भिजवा दिया गया है। ऐसे में अगर आपको ही बुलाया गया था ना, तो मुझे नहीं लगता कि बिना इन्विटेशन के बुलाया गया होगा। मुझे अंदर से ही ऑर्डर मिला है कि बिना इन्विटेशन के किसी को अंदर ना भेजूं। ऐसे में मैं आपको भी अंदर नहीं भेज सकता। सर, मेरे और भी गेस्ट आने वाले हैं। अगर आप इसी तरह से लॉबी के बीच में खड़े रहेंगे ना, तो उन्हें आने में दिक्कत होगी। इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। अरे आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इन्विटेशन आया था तो आया था ना, मैं जानबूझकर यहाँ क्यों आऊंगा? गजब बात कर रहे हैं अभी, लकी ने कहा। देखिए सर, मुझे जो कहा गया था मैं वही कर रहा हूँ। बिना इन्विटेशन के मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अरे पर सर, आप नहीं गए तो मुझे जबरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, और फिर वो आपको धक्के। इससे पहले कि गार्ड आगे कुछ कह पाता, वो बीच में ही रुक गया। अजय और अक्षय के जाने के बाद रीना और बाकी लड़कियां लकी और उसकी तुलना कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी उन्हें आराम से हरा सकता था। लकी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने घर आ गया। वहां सोने से पहले उसे कुमारी का फोन आया था और वो उसे कल राजा की होने वाली दावत में बुला रही थी। लकी अपने साथ में रीना और बाकी लड़कियों को लेकर आ तो गया, लेकिन उसे गार्ड ने रोक दिया। लकी के पास में कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था, इसलिए वो उसे वहां से भगा रहा था। जैसे ही गार्ड ने उसे सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कहा कि इतने में फिर से लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लकी और बाकी लोगों ने देखा कि उसमें से एक मोटा सा आदमी बाहर निकल कर आया हुआ था। उसके चेहरे से पहले उसका पेट बाहर निकल आया था। उसने अपना इनविटेशन कार्ड गार्ड को दिया और फिर तन कर खड़ा हो गया। गार्ड ने उसका कार्ड ठीक से देखा और फिर पूरी तरीके से नीचे झुकते हुए बोला, जाइए सर, आपका स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर।
राजा जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गार्ड उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो आदमी भी उसकी बात सुनकर बदले में मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई। जब उसने लकी को और उन बाकी लड़कियों को देखा, वो उन सबको बहुत ही हीन भावना से देख रहा था। उनका वहां पर खड़ा रहना उसे सुहा नहीं रहा था। आखिर में उसने अपना मुंह खोला और बोला, गार्ड, ये इस तरह के लोग कब से अंदर आने लगे? तुम लोग ऐसे लोगों को यहाँ आने कैसे दे सकते हो? अगर राजा जी ने इस तरह के लोगों को दरवाजे के बाहर देखा तो वो हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें पता है ना उनके और हमारे रिश्ते कैसे हैं। हटाओ इन्हें यहाँ से, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ 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 जी सर, जी सर, मैं अभी अभी अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, फिर भी आप मान नहीं रहे। चलिए बाहर जाइए यहाँ से। गार्ड ने हड़बड़ाहट में लकी से कहा। वो अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर कर देना चाहता था। उसने तुरंत फिर से लिफ्ट का बटन दबाया और लकी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, कैसे आदमी हो यार, इतनी बात सुनने के बाद भी यहीं पर खड़े हो? दिख नहीं रहा तुम्हारी वजह से हमारे मेहमान कितने नाराज हो रहे हैं? अब जल्दी से इसमें चढ़ो और भागो यहाँ से। तुम नीचे खाना खा सकते हो, जाओ वहां पे खाओ, इसलिए बेकार में टाइम खराब मत करो मेरा। अच्छा है, चुपचाप निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुम चुपचाप से अंदर घुस जाओगे, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। उस गार्ड ने अब डंडा लकी की तरफ तान दिया। लकी को उसका इस तरह का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी किसी तरह से इस तरह से बात कैसे कर सकता था? लकी भी लिफ्ट में नहीं चढ़ा और रीना बाकी लड़कियों के साथ में कोने में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और सीधा कुमारी को फोन मिला दिया। गार्ड फिर से उसके पास आ गया। वो उसे यहाँ से भागने के बाद ही दम लेने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसका डंडा लकी को छूता, इतने में लकी का फोन लग चुका था। उधर से कुमारी ने फोन उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, गार्ड ने उसके कपड़े पकड़ लिए और उसे बाहर निकालने ही वाला था। लकी भी बीच में अपना हाथ ले आया और उसने गार्ड के हाथ को रोक दिया। लकी सिर्फ अपना हाथ ही बीच में लाया था, लेकिन उसमें इतनी जान थी कि गार्ड 2 कदम अपने आप ही पीछे हो गया। उसकी छाती पर हल्की सी चोट आ गई और वो दर्द से कराहने लगा। उसने गुस्से में लकी की तरफ देखा और बोला, बहुत अच्छे, एक तो तुम हमारे पास बिना कार्ड के आ गए हो, ऊपर से यहाँ पर खड़े हो, आने जाने वाले को परेशान कर रहे हो, मुझे मार भी रहे हो। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, और अगर तुमने ज्यादा नखरे दिखाए ना, पुलिस को भी बुला लूंगा अभी, उस गार्ड ने कहा। इधर कुमारी उधर से हेलो हेलो बोले जा रही थी, लेकिन गार्ड लकी को उससे बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। फिर जब गार्ड अपने लैंडलाइन फोन की तरफ गया तो इतने में लकी ने कुमारी से कहा, अरे कुमारी कहाँ हो यार? ये गार्ड गेट पर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, ये मुझे बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जाने दे रहा। मैं इसे समझा रहा हूँ कि मेरे पास कार्ड नहीं है, तो ये मान भी नहीं रहा। अब तुम बाहर आओ और मैं इन्हें समझाऊं, वरना वो सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे बाहर करवा देगा। अरे नहीं नहीं, तुम वहीं पर रुको, चिंता मत करो, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। राजा जी अभी भी गेस्ट हाउस में ही है, वो खुद भी अभी नहीं आए हैं। वो जैसे ही तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। पर रुको, मैं अभी मैनेजर को फोन करती हूँ, वो तुम्हें अंदर एंट्री दिलवा देंगे। कुमारी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, कुछ भी होगा तो फिर से फोन करूंगा, लकी ने कहा और फिर फोन रख दिया। इधर उस गार्ड को लकी के ऊपर हंसी आ गई। वो खुद भी अपना फोन इतनी देर में पूरा कर चुका था। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, नाटक कर रहे हो? करो करो, अच्छा नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे नाटकबाज आदमी को ना अच्छे से जानता हूँ। वैसे फोन किसे लगाया था, मुख्यमंत्री जी को या सीधा राजा जी को? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी अभी एक फोन लगाया था हमारे सिक्योरिटी चीफ को। वो अपनी टीम के साथ ना यहाँ पर आते ही होंगे और तुम्हें उठाकर ना बाहर फेंक देंगे। अब तुम खुद भी जाने के लिए कहोगे ना, तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। जैसे ही गार्ड ने इतनी बात कही कि इतने में फिर से लिफ्ट का दरवाजा खुला। लकी किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर ये सिक्योरिटी वाले होते तो उसके पास में लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रीना और बाकी लोग भी उसे घबराए हुए देख रहे थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो लकी ने देखा वहां पर होटल का मैनेजर खड़ा था। वो लिफ्ट से बाहर आया और सीधा गार्ड की तरफ आने लगा। उसके पास में राजा जी के गेस्ट हाउस से पहले ही फोन आ गया था। उन्होंने कहा कि उनके एक बहुत ही खास मेहमान दरवाजे पर रुके हुए हैं और वहां का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा। ऐसे में मैनेजर खुद इस मामले से निपटने के लिए अंदर आया था। मैनेजर लकी के पास में आया और बोला, क्या आप ही लकी हैं? जी मैं ही लकी हूँ, लकी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। इतने में वो गार्ड बीच में कूद पड़ा और बोला, सर इस आदमी के पास तो कोई इनविटेशन लेटर नहीं है, बिना बुलाए ही अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे ना इसे बीच में ही रोकना पड़ा। जब मैंने इसे बाहर जाने के लिए कहा तो मेरे ऊपर उल्टा धक्का मुक्की कर रहा है। मैंने अभी चीफ साहब को बुला लिया है, अपनी टीम के साथ आते ही होंगे। एक बार वो आ जाए फिर ये आदमी अपने पैरों को ना अपने सिर पर रख के भागेगा। गार्ड लकी को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी चाय में गिरी कोई मक्खी थी, लेकिन जैसे ही मैनेजर ने गार्ड की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। इधर तो राजा जी ने खुद उसे फोन करके कहा था कि लकी उनके बेहद खास मेहमानों में से था, ऐसे में वो जरूर कोई ना कोई बड़ा आदमी तो था ही। फिर गार्ड उसके बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था? मैनेजर को लगा कि शायद लकी के कपड़ों की वजह से वो उसे इस तरह से बात कर रहा था। उसकी बदतमीजी पर मैनेजर को गुस्सा आ रहा था। अगर ये सब वाकया राजा जी को पता चल जाता तो वो एक पल में इनका होटल बंद करवा देते। मैनेजर नहीं चाहता था कि इसकी शिकायत लकी खुद अपनी तरफ से करे, इसलिए उसने तुरंत गार्ड की तरफ देखा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया।
तमाचे की आवाज के साथ ही पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मैनेजर ने उसका ही गाल लाल कर दिया। वो बड़ी बड़ी आंखों से मैनेजर को देखे जा रहा था। मैनेजर ने लकी को देखा और फिर गार्ड की तरफ देखते हुए भारी सी आवाज में बोला, लकी जी हमारे राजा जी के खास मेहमानों में से है। तुम्हें मालूम भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इन्हें बाहर करवाने के लिए चीफ को बुलाओगे? बुलाओ, मैं उसे बोलकर तुम्हें ही बाहर करवा दूंगा। अरे नहीं सर मुझे नहीं मालूम था सर कि ये राजा जी के खास मेहमान थे। अगर ऐसा होता तो मैं इन्हें इस तरह थोड़ी रोकता, जाने देता ना सर। आप कहते तो मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ। लकी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था, मैं तो वही कर रहा था जो मुझे बोला गया। इतने में मैनेजर ने लकी के सामने हाथ जोड़ लिए और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। लकी उसे देख रहा था। जब गार्ड को लगा कि सिर्फ हाथ जोड़ने से बात नहीं बन रही तो वो उसकी पैरों में गिर गया। लकी ने देखा कि इतने में फिर से लिफ्ट का दरवाजा खुला और अब की बार सिक्योरिटी चीफ आया हुआ था और उसके साथ कुछ गार्ड भी बाहर आए। मैनेजर को देखते ही उन्होंने सलाम किया। मैनेजर ने उस गार्ड की तरफ इशारा किया और कहा, इस आदमी को यहाँ से बाहर ले जाओ। पार्टी शुरू होने से पहले ना ये आदमी बाहर हो जाना चाहिए। मैं पलक झपकूं तो ये मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए और सीधा इसे अकाउंट्स वालों के पास ले जाना। हिसाब किताब इसका साफ करो, भगाओ इसे यहाँ से। दूसरे गार्ड को लगाओ यहाँ पे। भले ही इसमें गार्ड की कोई गलती नहीं थी, वो तो वही कर रहा था जो उससे करने को कहा गया, लेकिन फिर भी मैनेजर किसी भी चीज को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। होटल की इज्जत की बात तो बाद में थी, ये तो पहले उसकी नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल था, इसलिए वो इस तरह का कोई रिस्क नहीं उठा सकता था। इसलिए मैनेजर ने उसके साथ में इस तरह का बर्ताव किया। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आप मुझे और एक मौका दे दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए सर। गार्ड ने कहा। नौकरी एकदम से चले जाने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पा रहा था। उसकी आवाज रुआसी सी हो गई। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अनजाने में ही सही लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लकी भी दूर खड़ा होकर रीना और बाकी लोगों के साथ में ये सब सुन रहा था। उसने मैनेजर की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैनेजर साहब मुझे लगता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो उसका काम था वही तो कर रहा था ना वो, और उसने जो गलती की है उसके लिए माफी भी मांग ली, इसलिए इसे माफ कर दीजिए ना, नौकरी मत लीजिए। अरे नहीं सर, ऐसे कैसे नहीं निकालूं, इसने आपके साथ ऐसी बदतमीजी की है, मैनेजर ने कहा। वो अभी भी सचेत होकर चलना चाह रहा था। जी नहीं, उसे छोड़ दीजिए, मुझे उसकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर को एक बार के लिए तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो इतना साधारण है। उसने एक बार के लिए उस गार्ड को देखा और फिर उसे छोड़ने का इशारा कर दिया। गार्ड लकी के इस व्यवहार से खुश हो गया। वो उसके पैरों तक में गिर जाने के लिए राजी था। वो तुरंत फिर से हाथ जोड़कर लकी के पैरों में गिरा और बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा सर, थैंक यू। उस आदमी ने कहा। लकी ने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और फिर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो अपने हाथ से दरवाजा खोलता, गार्ड खुद लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया। लकी को वो गार्ड बाहर करने के लिए आगे आ गया। इतने में उसने कुमारी को फोन मिला दिया, लेकिन वो उसके कपड़े खींचने लगा तो लकी अपना हाथ बीच में ले आया। गार्ड को उससे चोट लगी तो उसे और गुस्सा आ गया। वो लकी को यहाँ से बाहर करवा देना चाहता था, लेकिन उल्टा मैनेजर ने आकर खुद उसे बाहर करवा दिया। वो तो लकी ने बीच में आकर उसे बचा लिया था। वो जब अंदर की तरफ जाने लगा तो इतने में गार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। लकी जब रीना और बाकी लड़कियों के साथ में अंदर आया तो उसने देखा कि वहां पर 10 से ज्यादा गोल टेबल लगी हुई थी। वो टेबल काफी बड़ी थी और उनके पास कुर्सियां लगी हुई थी। लकी ने देखा कि सामने एक बड़ा सा स्टेज बंधा हुआ था। वहां पर जयपुर के बड़े बड़े घरों से आए हुए लोग थे। जयपुर के 20 सबसे बड़े परिवार वहां पर आकर बैठे हुए थे। लकी भी अपने लिए एक टेबल देखकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसके आसपास रीना और बाकी लड़कियां भी बैठ गईं। लकी ने देखा कि वहां पर शांतनु और अब्बास भी आए हुए थे। वहां पर वो लड़का केशव भी था, लकी ने जिसको फरारी से रगड़ दिया था, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान लकी की तरफ नहीं गया। केशव और शांतनु आराम से अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर बात कर रहे थे। उनके साथ में और भी कई लोग थे। वो सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। शांतनु ने ग्लास से एक घूंट लिया और कहा, भले ही राजा जी का देश बहुत छोटा है, लेकिन एक बात है, साला इन चोरों के पास पैसे बहुत हैं। जैसे ही यहाँ पर राजा जी का आना हुआ, जयपुर में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। भाई साहब देखो ना, 2000 करोड़ रुपए में तो जयपुर में क्या क्या नहीं हो जाए। ये 2000 करोड़ रुपए की इवेंट में भाग लेने के लिए हम जैसे लोगों के पास में अच्छा मौका है। वैसे अगर देखा जाए तो राजा जी यहाँ पर हम सब इंटरनेशनल गेम्स को देखने के लिए आए थे। उनका पैसा देने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में उसकी घोषणा कर दी थी। वो इस इन्वेस्टमेंट को बांटने के लिए बहुत कुछ दिनों से यहाँ से 10 से 20 बड़े परिवारों को देख रहे थे। अब कल जब राजा जी जाने वाले थे तो ऐसे में हर अमीर घरों का आदमी उनसे पैसे लेने की ताक में था। वहीं पास में खड़े एक मोटे से अमीर आदमी ने कहा, हाँ वैसे ये बात तो आपने बड़ी सही कही है कि राजा जी यहाँ पर इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी यहाँ
अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो सारा पैसा जयपुर में ही देने वाले हैं। हो सकता है किसी और शहर में भी पैसा लगाते हैं। ये तो लोगों ने हवा में बात उड़ा दी कि वो जयपुर में सारा पैसा देने वाले हैं। अगर अब जयपुर का नंबर नहीं आया तो हमें यहाँ से खाना खाने के बाद ना हाथ धोकर निकलना पड़ेगा। उस मोटे आदमी की बात सुनने के बाद में केशव ने उसके कंधे पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, तुम भी क्या इतनी चिंता कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पैसे जयपुर में नहीं आएंगे? देखो, बात है बिल्कुल सीधी। अगर जयपुर के हिसाब से देखोगे तो ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसमें पूरे भारत को जोड़ लें तो ये सिर्फ मूंगफली के दाने के बराबर है भाई। इसलिए राजा जी भी अपनी वाहवाही के लिए पैसे जयपुर में ही लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो आज हम सबको यहाँ पार्टी पर क्यों बुलाते? अगर पैसा जयपुर में देना ही नहीं होता तो फिर इस पार्टी को बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था यार। बाकी सब लोग जो केशव की बात सुन रहे थे उन्हें भी यही लगा कि अगर राजा जी को पैसे नहीं देने होते तो फिर वो आज सबको खाने के लिए बुलाते ही नहीं। इसलिए उन्होंने भी केशव के सुर में सुर मिला दिया। हाँ हाँ, बात तो सही कह रहा है। अगर ऐसा नहीं होता फिर यहाँ पर अच्छे से होटल तो दिल्ली में है, वो वहां पर जाकर पार्टी करते। हाँ हाँ, देखो पैसा तो यही आना है। अगर पूरा नहीं भी आया तो 1000 करोड़ के आसपास तो आना ही आना है। उसमें से हम सबका साल भर का काम तो आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहा भाई, साल भर से ज्यादा का ही काम निकल जाएगा। और जितना अच्छा माहौल उन्हें यहाँ मिलेगा ना, उतना यहाँ के किसी भी आसपास के शहर में तो मिलने वाला है नहीं। शांतनु भी वहां पर खड़ा वाइन पी रहा था और बाकी सब लोगों की बात सुन रहा था, लेकिन एक पल के बाद उसे शक होने लगा। उसने फिर से एक घूंट लिया और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर तुम में से किसी का ध्यान नहीं गया। तुम में से किसी ने विराजमना को देखा? उनको यहाँ नहीं बुलाया गया क्या? यार, जयपुर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पर सब बड़े घर वालों को बुलाया गया है, विराजमना कहाँ है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बना के पापा आए हैं, वो देख, अधिराज बना वहां पर खड़े हैं। मेरी बना से बात हुई थी, कह रहे थे वो नहीं आने वाले, तबीयत ठीक नहीं उनकी। बाकी सब लोगों ने जैसे ही ये तबीयत की बात सुनी तो एक बार के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि विराज की तबीयत खराब थी। बाकी लोगों को तो ये लग रहा था कि बना इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने उस दिन शर्मा होटल में राजा जी को नाराज कर दिया था। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतने में शांतनु की नजर लकी से जा मिली। उसने देखा कि वो रीना और बाकी लड़कियों से बात कर रहा था। शांतनु उसके पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही लकी को अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई तो उसने घूम कर देखा, वहां पर शांतनु खड़ा था। जैसे ही केशव की नजर लकी पर पड़ी तो वो भी उसके पास में आकर खड़ा हो गया। लकी जैसा फटीचर आदमी यहाँ क्या कर रहा था? वो उसके पास आया और बोला, लकी, तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया बे? मालूम नहीं है ये पार्टी सिर्फ जयपुर के टॉप फैमिलीज वालों के लिए है? तुम्हें कहीं यहाँ चुपके से तो नहीं घुसा दिया गया, या तुम चुपके से घुस आए हो? केशव ने पूछा। शांतनु की उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। जी नहीं, मुझे बुलाया गया है इसलिए आया हूँ, छुपते छुपाते कहीं जाने की आदत नहीं है मेरी, लकी ने कहा। वो उनसे बात करके अपना मन खराब नहीं करना चाहता था। अच्छा जी, आदत नहीं है, फिर तो तुम कोई भूत ही होगे जो सीधा यहाँ अंदर घुसा है, क्योंकि अगर बाहर गार्ड तुम्हें देख लेता तो वो तो तुम्हें अंदर आने ही नहीं देता है। बात कर रहे हैं, शांतनु ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इतने में बाकी लोग भी लकी के पास आकर खड़े हो गए। अरे भाई, ये सिग्नल वाले लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये क्या पहन कर आया है? ऐसे आदमी को कैसे घुसने दिया भाई? क्यों भाई, गार्ड तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? एक और अमीर ने लकी की तरफ देखते हुए उससे पूछा। बाकी सब लोग भी लकी की टांग खींच रहे थे। लकी को इनकी सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। उन्हें लकी के इस पहनावे से काफी फर्क पड़ रहा था। ऐसे कपड़े में कोई भी इतनी बड़ी पार्टी में कैसे आ सकता था? जब शांतनु लोगों को शांत करवा रहा था तो उसने कहा, अरे भाई साहब, शांत हो जाओ यार, इस आदमी को जानता हूं मैं। ये आदमी हम जैसे परिवारों से नहीं आता, लेकिन बात ऐसी है कि ये भी मेरे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अभी इस साल कॉलेज में जो पार्टी हुई ना, उसमें पता नहीं कहां से इसने 1 करोड़ रुपए लाकर दान कर दिए। पार्टी भी इसके ही पैसों से हुई थी भाई। बाकी सब लोगों ने जैसे ही लकी के बारे में ये सुना तो हैरान हो गए। किसी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी इतना बड़ा आदमी भी हो सकता था। वो कहीं से भी करोड़पति तो हजारपति भी नहीं लग रहा था। लोगों को लगने लगा कि शायद वो अपने आप को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों को सच में इस बात पर विश्वास भी होने लगा और वो लकी को इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। लेकिन जैसे ही शांतनु जोर से हंसने लगा तो सब फिर से भ्रम तोड़कर वहां पर हंसने लगे। वो सब उसे देख रहे थे और उसकी हंसी से ही सब समझ गए कि मामला वो नहीं था जो वो सोच रहे थे। अरे भाई के बारे में तुम्हें एक और खास बताता हूँ एक बात। ये सैंडविच बनाने का काम किया करते थे। एक ट्रक पे ना एक लड़की के साथ इसने खूब सैंडविच बेचे भाई। वहीं से तो करोड़पति हुआ भाई। क्या मजाक कर रहे हो यार शांतनु? सैंडविच बेचकर कैसे कोई करोड़पति हो सकता है यार? अरे हो सकता है, अगर वो लकी हो तो। शांतनु ने कहा और फिर हंसने लगा। वो सब उसके साथ में फिर से हंसने लगे। लकी तो बस उन्हें घूरता जा रहा था। रीना और बाकी लड़कियों को भी इस बार गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन लकी के कहने पर उन्होंने अपने आप को रोका हुआ था। असल में हुआ
क्या कि ये भाई ने ना बहुत ही अमीर आंटी को अपने हाथ का सैंडविच खिलाया होगा। इसका सैंडविच खाते ही ना वो आंटी चीज की तरह पिघल गई और उन्होंने तुरंत खुश होकर इस भाई को 1 करोड़ रुपए दान में दे दिए ताकि ये अपना ना आगे का जीवन सुधार सके। लेकिन इतना पैसा देकर ये इतना पागल हो गया। और तुम्हें क्या लगता है इससे पैसा संभलता? तो भाई ने क्या किया, कॉलेज में सिर्फ हीरो बनने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दे दिए। शांतनु ने इतना भर कहा और फिर लकी की तरफ देखने लगा। जैसे ही बाकी लोगों ने इस बात को सुना तो उन्हें भी हंसी आ गई। वो जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे यार, ये तो सही में सैंडविच वाला निकला, इतनी छोटी सोच। हाँ वही तो, कोई और आपको 1 करोड़ रुपए देकर जाए और आप उसे हीरो बनने में उड़ा दो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो साला 1 नंबर का सैंडविच वाला निकला यार। गजब की दुनिया है, दुनिया में गजब के लोग। इतने में केशव ने बीच में आकर जोर से कहा, अरे अरे मैं एक और बात बताता हूँ। मैं इस आदमी को ना अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन असलियत में है कौन ये तो मुझे भी अभी तक नहीं समझ आया भाई। तुम्हें याद होगा ना कि अभी कल हमारे इंटरनेशनल गेम्स खत्म हुए। तुम्हें एक खबर ध्यान है कि जयपुर में उन दिनों भारत की सबसे महंगी फरारी चल रही थी? याद है वो खबर? हाँ, तो जिस दिन वो फरारी जयपुर में आई थी ना, उस दिन मैं वहीं सेंट्रल पार्क स्टेडियम में था। मैंने ही उसे आते हुए देखा। सच में गाड़ी बड़ी शानदार थी। उसे तो भारत की राष्ट्रीय गाड़ी घोषित कर देना चाहिए भाई। अब वो गाड़ी तो अपने आप में शानदार थी, लेकिन ये आदमी इतना धूर्त, पता नहीं इसने क्या तिकड़म बैठाया, लेकिन इसकी आवाज की वजह से उस बेचारी लड़की की ना फरारी कार चलने लगी। दरवाजा खुल गए और फिर गाड़ी को ना अपना बताकर इधर उधर भगाने भी लगाई। अब जो चीज आपकी है नहीं, उसे तो कोई बदमाशी अपना बता सकता है भाई। केशव भी लकी के ऊपर हंसने लगा। बाकी लोग भी लकी के ऊपर हंस रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर ना ऐसे ही घुसा होगा, और क्या बोला होगा कि टेबल साफ करने आया हूँ, और टेबल साफ करते करते खुद टेबल पर आकर बैठ गया होगा। अरे भाई ध्यान से देखना, टेबल साफ करते करते ये लोगों की जेब ना साफ करने लगे। सब लोग लकी को देख रहे थे और उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे थे, लेकिन लकी की नजर सिर्फ केशव के ऊपर टिकी थी। वो उसे देखे जा रहा था और उसने थोड़ी देर बाद कहा, केशव भाई, तुमने इन लोगों को उस दिन की पूरी बात नहीं बताई क्या? तुमने ये तो कहा कि उस दिन मैं फरारी चला रहा था, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि उसके पीछे तुम्हें बांध कर पूरे सेंट्रल पार्क स्टेडियम के चौराहे पर मैंने तुम्हें रगड़ा था। तुम्हारे कपड़े भी फट गए, मेरे तो तुम्हारे कपड़ों से फिर भी बहुत अच्छे कपड़े हैं। केशव उस दिन को कैसे भूल सकता था? वो तो उसकी याद में अभी भी कांटों की तरह चुभता रहता था। उसके सारे बाल लकी ने चला दिए। इसके बाद उसने शिवराज का हाथ भी कटवा दिया। केशव का तो खून खौल रहा था। लकी चुपचाप हॉल में अपनी टेबल पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि वहां पर केशव और शांतनु भी थे, लेकिन उसे विराज कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में जैसे ही शांतनु की नजर उसके ऊपर पड़ी तो वो सीधा लकी के पास आ गया। केशव और बाकी लोग भी उसके पास में आकर जमा हो गए और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही लकी को मौका मिला तो वो पीछे नहीं रहा और उसने भी केशव की टांग खींच दी। अपने बारे में इस तरह की बात सुनकर केशव को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में एकदम पीछे की ओर हटा और फिर नफरत भरी नजरों से लकी की तरफ देखते हुए बोला, अबे ओए, फालतू की बात करने की ना जरूरत नहीं है, और इस बात को भूलना मत कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तुझसे तो मैं अपना सारा हिसाब चुकता करने के बाद ही जान लूंगा। यू विल हैव इट फ्रॉम माई साइड। केशव ने अंग्रेजी में उसे धमकाते हुए कहा। अरे क्या बात है, सब लोग आ भी गए? लगता है कि मैं ही आने में लेट हो गया। वैसे सब एक टेबल के पास में क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि लकी उसकी कोई बात का जवाब देता, उसे पीछे से किसी की आवाज आई। सब लोगों ने वो आवाज सुनी तो पीछे की तरफ घूम गए। उन्होंने देखा कि एक लंबा और जवान सा आदमी अंदर आ रहा था। उसने काले रंग का सूट पहना था। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी फिल्म का हीरो था वो। उसके साथ में एक बहुत ही सुंदर लड़की भी थी, जिसकी कमर में उसने अपना हाथ टिका रखा था। उसने भी काले रंग की ड्रेस पहनी थी। उस लड़की की भौहें हल्की सी तनी हुई थी। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि अब्बास और श्रेया ही थे। तब से लेकर अब तक उन दोनों का साथ बना हुआ था। अब्बास ने ही विराज को शहनाज से मिलवाने में मदद की थी। अब इस वजह से उसे इस इन्वेस्टमेंट में काफी सारा हिस्सा मिलने वाला था। वो अब अपने ग्रुप के बाकी लोगों से थोड़ा सा और अमीर हो जाने वाला था और इसलिए वो इतना फुला हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही सब लोगों ने अब्बास को जाते हुए देखा तो सब उससे मिलने के लिए चले गए, लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजर लकी के ऊपर पड़ी तो उन्हें भी गुस्सा आने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी पार्टी ही उसे देखते हुए खराब हो गई। पिछली बार हॉल में उन्हें जबरदस्ती लकी के सामने घुटने पर बैठना पड़ा था। तब से बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते और ये बात उन्हें जरा भी सुहाती नहीं। बहुत से लोग उनके सामने और उनकी पीठ पीछे हंसा करते। अगर लोगों को अब्बास के साथ में हुए उस हादसे के बारे में पता चल जाता तो यहाँ भी उनकी छवि खराब हो जाने वाली थी। वो लोग भी उसके ऊपर हंसने लगते, इसलिए उसे लकी पर गुस्सा आने लगा।
और वो चाहता था कि बस वो अपना मुंह ना खोले। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब्बास ने बहुत ही शांति से लकी से पूछा। हालांकि उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो इतनी आसानी से अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता था। साले लकी, हरामखोर, मैं तुझे जान से मार दूंगी। अचानक से लकी को अपने सामने देखकर श्रेया का तो खून खौल गया। उसने पास में रखे टेबल पर से कांटा उठाया और सीधा लकी की दिशा में उसे दे मारा, लेकिन लकी ने अपनी उंगली से उसे पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया। श्रेया को इस हॉल में देखकर उसे अच्छा लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था उसे कि वो जहां भी जाता था वहां श्रेया उसके पीछे क्यों आ जाती थी। बाकी लोग भी श्रेया के इस तरह के बर्ताव को देखकर बुरी तरीके से चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये शरीफों की पार्टी में ये सब क्या हो रहा था। इतने में एक आदमी ने आग को तूल देने के लिए कहा, अरे अब्बास भाई, इस लड़के ने आपको भी ऑफेंड किया है क्या? अब इससे पहले कि अब्बास उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता, बीच में श्रेया ने ही कूदते हुए कहा, हाँ किया है ना, बहुत किया है। आपको पता है जब इंटरनेशनल गेम्स की शुरुआत हुई थी तो ये साला हरामखोर। इससे पहले कि श्रेया अपनी तरफ से आगे कुछ कहकर अपना ही काम खराब करती, अब्बास ने उसे बीच में ही रोक दिया और धीरे से उसके कान में बोला, हमें इस बारे में अभी और कोई बात नहीं करनी चाहिए, चुप रहो। अब्बास ने अपने आप को पूरी तरीके से शांत रखा था और यहाँ पर किसी तरह का कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। वो फिर से लकी के सामने घुटनों पर तो नहीं आना चाहता था और ना ही अपने दोस्तों में अपनी हंसी उड़वाना चाहता था। सॉरी अब्बास, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना कि इस आदमी का नाम सुनकर मुझे कितना गुस्सा आता है। आई एम सॉरी। श्रेया ने भी अपनी इंटरेस्ट को ठीक करते हुए कहा, वैसे यार ये आदमी यहाँ अंदर कैसे आ गया? इतनी बड़ी पार्टी में इस आदमी का यहाँ क्या काम है यार? अब्बास ने एक बार के लिए फिर से लकी की तरफ देखा और उसके साथ में बैठी हुई लड़की को देखकर कहा। रीना और बाकी लड़कियां सिर्फ लकी के इशारे की वजह से रुकी हुई थी, वरना वो जिस तरह से श्रेया को घूर रही थी, ऐसा लग रहा था वो उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देने वाली थी। उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था और उनका गुस्सा देखकर श्रेया को भी एक बार के लिए डर लगने लगा, इसलिए वो अब्बास के पीछे आकर छिप गई। इधर पहले से जो लोग खड़े थे उन्होंने अब्बास की तरफ देखा और कहा, अब्बास भाई, भले ही इससे पहले तो हमारे बीच में बहुत लड़ाइयां हुआ करती थी और आप और मैं एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं गंवाते थे, फिर भी अगर इस आदमी को सबक सिखाना हो ना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप जैसा कहोगे आज वैसा ही होगा। केशव ने अब्बास की तरफ देखते हुए कहा और फिर लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था कि राजा जी के आ जाने से पहले ही वो लकी के साथ में अपना हिसाब चुकता कर सकता था। उसने लकी से कहा, ये आदमी ये कह रहा है कि इसे भी यहाँ पर बुलाया गया है, जबकि हम सब जानते हैं कि पार्टी में राजा जी ने किन किन लोगों को बुला रखा है। ये आदमी यहाँ पर घुसा चला आया है। राजा जी अगर इसे यहाँ पर देख लेंगे ना तो नाराज हो जाएंगे। गुस्से में अगर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिया तो हमारा शहर तो भाई बर्बाद हो जाएगा। क्यों ना उनके आने से पहले अब्बास भाई इसे ही बाहर फेंक दे, क्या बोलते भैया? केशव ने पूछा। जैसे ही उसने इतना पर कहा उसके बाद तो सब लोग उसकी बात पर राजी हो गए। उन्होंने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सही कह रहे हो। जब इसे देखकर हमें ही इतना गुस्सा आ रहा है तो राजा जी को तो कितना ही गुस्सा आ जाएगा। यस, उनके आने से पहले ना हमें इसे यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। क्या कहते हो? बिल्कुल सही। और इसे सिर्फ बाहर ही मत फेंको, बल्कि इसे ऐसा सबक सिखाओ कि बाद में ये इस तरह की ना किसी भी पार्टी में ना घुसने की हिम्मत ना करे। मुझे तो लगता है कि हमें इसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि होटल के बेसमेंट में बंद कर देना चाहिए। इसने हमारे साथ जो कुछ किया है उसके बाद में तो हमें इससे बदला निकालना ही चाहिए। एक बार पार्टी खत्म हो जाए फिर हम अपनी पार्टी शुरू कर देंगे। सब लोग अपनी अपनी तरफ से सुझाव दे रहे थे और हर सुझाव के साथ में लोगों की नजर में लकी के लिए गुस्सा ही था। इधर लकी ने भी आखिर में अपनी मुट्ठियां भींच ली। किसी भी वक्त लड़ाई की नौबत आ सकती थी। उसकी मुट्ठियों को देखते ही रीना और बाकी लड़कियां भी तैयार हो गईं। लेकिन लकी ने एक आखिरी बार उन लोगों को देखा और बोला, देखो मैं ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जबरदस्ती नहीं आया। मुझे यहाँ पर खुद राजा जी ने फोन करके बुलाया है। ऐसे में तुम लोगों के पास में इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि तुम मुझे धक्के देकर यहाँ से निकालो। आई बात समझ में? लकी ने जैसे ही इतना बार कहा, बाकी लोग उसकी बात सुनकर एक बार के लिए तो खामोश हो गए, लेकिन अगले ही पल वो सब फिर से ठहाके मार के हंसने लगे। किसी को भी लकी के कहे पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या कहा? क्या कहा? राजा जी ने आपको फोन करके बुलाया? अरे अरे अरे, आपका एक बार मना कर देते तो राजा जी तो आपको घर से ही आपके उठाने के लिए ले आ जाते ना। बाप रे बाप, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बेशर्म बदतमीज आदमी नहीं देखा यार। मैं भी चाहता हूँ कि राजा जी मुझे फोन करके बुलाएं। हाँ देखो तो सही, राजा जी ने भाई विराज बना को नहीं बुलाया और इसको फोन करके बुलाया। क्या बात है। मुझे लगता है ना इस आदमी का मेंटल सर्किट ना थोड़ा हिल गया है, ठीक नहीं है। इसे ना किसी तरह की बीमारी है भाई। हो सकता है राजा जी ने इसका इलाज करवा देंगे ना, यहाँ बुलाया हो इसे, वो इसका इलाज करवा कर अखबार में छपवा देंगे, दिले राजा गरीबों का मसीहा। इन सब लोगों की बातों के बीच में ही केशव भी आया और उसने जोर से कहा, अरे मेरे भैया, अभी अभी खबर मिली है राजा जी बस आने ही वाले हैं रास्ते में। क्या कहते हो? उससे पहले इसे फेंक दूं बाहर? कर दे बाहर इसे? कर दो। सब लोगों ने एक साथ कहा। उनकी आवाज पूरी हॉल में गूंज गई। इधर लकी भी अपनी कुर्सी में तनकर बैठ गया था। बाकी सब लड़कियां भी बस उसके इशारे का ही इंतजार कर रही थी। इतने में
धीरे धीरे सब लोग लकी की दिशा में बढ़ने लगे। हॉल में सिर्फ उनकी हंसी और उनके जूतों की आवाज आ रही थी। लकी ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने दांतों को भी भींच लिया। वैसे तो उसे हाथ तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती तो उसके लिए तैयार था। इधर सब लोग धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने हाथ उठा लिए और किसी भी पल वो उसके कपड़े पकड़ सकते थे। ठीक इसी वक्त जब एक आदमी उसकी कॉलर पर हाथ रखने ही वाला था और इतने में रीना उसका हाथ तोड़ देने वाली थी कि हॉल का दरवाजा खुल गया। सब लोगों की जैसे ही सांसें रुक गई थी। राजा हॉल के अंदर दाखिल हो गए और उसके साथ में देश भर के बड़े बड़े नेता भी चले आ रहे थे। राजा के आते ही वहां पे फिर से खुशबू महकने लगी। इधर इन सब लोगों के हाथ लकी के कपड़े के ऊपर पड़ने ही वाले थे। वो उसकी कॉलर पकड़ने को ही थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा को देखा तो सब लोग घबरा गए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सब लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनमें से कोई भी राजा के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। वो सब शांत हो गए। लकी की टेबल के पास में अब्बास, श्रेया, शांतनु और केशव खड़े थे। लकी अभी भी अपनी कुर्सी में रीना और बाकी लड़कियों के साथ में बैठा हुआ था और राजा को आते देख रहा था। फिर उसने देखा कि राजा के साथ कुमारी भी आ रही थी। बाकी नेताओं और उसके गार्ड के आसपास कुमारी भी खड़ी थी। वो सब अंदर आए और सबके सामने देखकर मुस्कुराते हुए सीधा अपनी टेबल की तरफ जाने लगे। वहां ढेर सारे लोग होने की वजह से राजा ठीक से लकी को या किसी और को देख नहीं पाए। वो बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। लेकिन जब श्रेया और अब्बास ने कुमारी को राजा के साथ देखा तो उनका तो दिमाग ही हिल गया। ये सब क्या हो रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। श्रेया ने बहुत ही धीमी आवाज में अब्बास से पूछा, अब्बास, ये सैंडविच वाली लड़की राजा जी के साथ में क्या कर रही है? अब्बास ने भी पहले तो उसके सवाल को सुनकर एक बार के लिए उसके बारे में सोचा और फिर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, मुझे लगता है कि राजा जी को इस लड़की के ऊपर दया आ गई होगी। हो सकता है उन्होंने इसे गोद ले लिया हो। वैसे भी इनके देश के लोग बहुत धार्मिक और बड़े दिल वाले होते हैं। ऐसे में हो सकता है ये इस लड़की का भला करने के लिए यहाँ पर ले आ रहे हो। इधर अब्बास ने अपनी बात खत्म की और उधर राजा अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठ गया। लकी को बाहर भगाने के लिए सारे लोग उसकी दिशा में बढ़ने लगे। वो लोग उसे उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे, लेकिन इतने में राजा जी वहां पर आ गए। राजा जी के सामने कोई भी अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए सब लोगों ने फिर से अपने हाथ पीछे खींच लिए। कुमारी को राजा के साथ देखकर श्रेया और अब्बास हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके साथ में क्या कर रही थी। इतने में राजा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। सारे लोग उनके आसपास खड़े हुए थे। जैसे ही राजा जी बैठे, इतने में सारे लोग भी आकर बैठ गए। आप लोग को इंतजार करवाया उसके लिए माफी चाहता हूँ। राजा जी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को तो मालूम होगा और शायद कुछ को अभी तक खबर ना पहुंची हो। मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि राजा जी की पत्नी हमारी आदरणीय महारानी जिजीविषा जी का निधन हो गया है। ये घटना परसों हुई और कल उन्हें दफनाया गया। आज राजा जी फिर भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये हम सबके लिए एक बड़ी बात है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं और वो बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जगह पर से सब खड़े हो जाएं। हम रानी साहिबा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहते हैं। राजा जी के साथ आए एक आदमी ने सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा। लकी और बाकी सब लोग अपनी जगह पर से खड़े हो गए। लकी ने देखा कि कुमारी और राजा के कपड़े के ऊपर एक सफेद रंग का फूल लगा हुआ था। वो समझ गया कि इसका जुड़ाव उनके देश की किसी परंपरा से था। दोनों के चेहरे आज बहुत उतरे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन राजा जी ने किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगने दी कि आखिर रानी की मौत कैसे हुई। हालांकि सब लोगों की दिलचस्पी इस चीज को जानने में थी, लेकिन यहाँ के मंत्रालय और पुलिस के साथ में मिलकर राजा जी ने इस पूरे किस्से को दबा दिया था ताकि उन दोनों देशों के बीच के संबंध पर इस बात का कोई असर ना हो सके। 2 मिनट का मौन पूरा हो जाने के बाद राजा के सहायक फिर से खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज आप सब लोगों के बीच में राजा जी एक बहुत ही जरूरी घोषणा करना चाहते हैं। इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे तो ये घड़ी इस तरह की बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी जनता की भलाई के लिए और आपके देश के विकास के लिए राजा जी इस कदम को उठा रहे हैं। आज अगर रानी साहिबा जिंदा होती तो शायद वो भी कभी राजा जी को इस कदम के लिए मना नहीं करती। आज राजा जी इस बात की घोषणा करने वाले हैं कि वो आपके देश भारत में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। ये निवेश जयपुर में होगा या फिर दिल्ली में, इस बात का खुलासा राजा जी खुद ही करेंगे। अब चाहे निवेश आपके शहर में हो या फिर और शहर में, मुझे लगता है कि आप राजा जी के निर्णय का सम्मान ही करेंगे। आखिरकार पैसा तो देश में ही आ रहा है ना, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। जैसे ही वहां पर बैठे हुए लोगों ने उसकी इस बात को सुना तो सब लोगों के दिल की धड़कन शांत हो गई। जितने भी अमीर घर के लोग थे वो अपनी जगह पर वापस शांति से बैठ गए।
वो जानते थे कि अगर राजा इस खड़ी में भी आकर अपना फैसला सुना रहे थे तो सच में उनका दिल बहुत ही उदार था। अगर पैसा दिल्ली में भी जाता तो भी उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। वो सभी निर्णय आने से पहले ही उसका सम्मान करने लगे और आपस में फुसफुसाते हुए बोले, मेरे हिसाब से तो राजा जी वहां पैसा डालेंगे जहां पर उन्हें सहूलियत होगी, जहां पर वो अपना पैसा का क्या हो रहा है उसे ठीक से देख सके। हाँ हाँ, वैसे दिल्ली से जयपुर कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, दोनों जगह अच्छी है, अभी पता ही चल जाएगा पैसा कहाँ जाने वाला है। उन लोगों की फुसफुसाहट के बीच उधर राजा जी का सहायक आगे बोलता जा रहा था। उसने कहा, निर्णय सुनाया जाए उससे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। खाने के बाद राजा जी आप सब लोगों के बीच में अपना फैसला रख देंगे। असल में पहले तो बात यही हुई थी कि सब लोगों को खाना खिलाने से पहले ही उन्हें फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन जब उनका सहायक राजा जी के साथ में रास्ते में आ रहा था तो राजा जी को ना जाने क्या सूझा, उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। उन्होंने सहायक से कहा कि वो पहले लोगों को खाना खिला दे, उसके बाद में वो अपना फैसला सुनाएंगे। इसके पीछे का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि सहायक को राजा जी का फैसला पहले से ही पता था। उन्होंने तय कर रखा था कि वो सारा पैसा जयपुर में ही देने वाले थे, लेकिन अगर बाद में उनका मन बदल गया हो तो इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस वही कर रहा था जो राजा जी कह रहे थे। इधर जब सहायक सब लोगों से बात कर रहा था तो कुमारी जो कि राजा जी के पास ही बैठी थी, उसकी नजर दूर एक कोने की टेबल पर बैठे लकी से जा मिली। उसने देखा कि लकी भी उसे कब से देख रहा था। वो देख पा रही थी कि जिस तरह से लकी उसे देख रहा था उसमें उसकी चिंता साफ नजर आ रही थी। कुमारी अपनी उदासी उससे छिपा नहीं पाई, इसलिए जैसे ही कुमारी की नजर उससे जाकर मिली तो उसने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान ओढ़ ली। हालांकि उस मुस्कान से वो अपनी उदासी को ढक नहीं पाई। उसने एक पल के लिए लकी को देखा और फिर उससे अपनी नजर फेर ली। लगता है रानी साहिबा के जाने का धक्का कुमारी के दिल पर बहुत बुरा लगा है। वो रानी साहिबा से काफी करीब थी, लकी ने अपने मन में सोचा। कुमारी की आंखें सब कुछ कह रही थी। इधर सहायक की बात खत्म होते ही सब लोग खाना खाने के लिए अपनी जगह से उठ गए। हाथ धोकर सब लोग फिर से अपनी टेबल पर आ गए, जहां पर वेटर उन्हें खाना सर्व कर रहे थे। खाने में ढेर सारी चीजें बनी थी। कुछ लोग वेज खा रहे थे और कुछ नॉन वेज। लकी भी अपनी टेबल पर बैठा हुआ सलाद खा रहा था। उसके साथ आई हुई लड़कियों ने भी अपने अपने हिसाब से थाली लगवा ली थी। बाकी सब लोगों की नजर से लकी अभी भी अछूता नहीं था। वो लोग खाना खाते हुए भी उसकी दिशा में ही देख रहे थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उन सबको उससे दिक्कत क्या थी, और वो थे कि लकी को खाते हुए देखना सहन नहीं कर पा रहे थे। लकी ने उनकी घिन भरी नजरों से बचने के लिए सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया। शांतनु से ये सब सहा नहीं जा रहा था और आखिरकार लकी की तरफ देखते हुए वो बोल पड़ा, मुझे याद है एक जमाना था जब लोग सस्ती से सस्ती ब्रेड खाया करते थे। वो लोग जब यूनिवर्सिटी के कैंटीन में भी जाते थे ना तो अपने लिए दाल चावल से ज्यादा कुछ नहीं मंगवा पाते थे। पेट भर खाना किसे कहते हैं ना, ये तो उन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी महसूस किया होगा। ना ही उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में किसी ढंग के ढाबे पर खाना खाया होगा। लेकिन आज देखो, कुछ लोग ना सिर्फ जबरदस्ती यहाँ घुस आए हैं बल्कि खाना भी ऐसे खा रहे हैं ना जैसे पहली बार खा रहे हो। भूखे भूत। केशव जो कि खुद भी लकी की फजीहत करने का मौका ढूंढ ही रहा था, वो भी शांतनु की बात सुनकर जानबूझकर जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं भी ऐसे कुछ लोगों को देख ही पा रहा हूँ जो खाना खा नहीं रहे बल्कि उसका रेप कर रहे हैं। अब जैमिनी होटल में भी अगर ऐसे लोग खाना खाने के लिए आने लगे तो फिर भाई हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे भाई सुनो, हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ। तुम कह रहे थे ना कि राजा जी ने ही तुम्हें बुलाया है, तो जरा एक बार राजा जी से मिलवा तो दो, या फिर मैं खुद उनसे जाकर पूछूं कि उन्होंने तुम्हें सच में बुलाया भी है या नहीं। केशव ने कहा और फिर राजा जी की तरफ देखकर लकी को इशारे करने लगा। राजा खुद एक कोने में अपने साथियों के साथ खाना खा रहे थे। लकी ने उसकी बात को जरा भी दिल पर नहीं लिया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, तुम उनसे जाकर पूछ सकते हो, अगर वो मना करें तो मुझे बताना। केशव ने लकी की इस बात को अपने दिल से लगा लिया। वो लकी को उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी को था कि गुस्सा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए केशव ने फिर से लकी पर उंगली उठाई और जानबूझकर सब लोगों को सुनाते हुए बोला, ये साला है तो बदमाश, लेकिन पक्का बदमाश है। ये खुद जानता है कि ये चोर है, लेकिन इसके मन में चोर नहीं है। इसकी बात सुन रहे हैं आप लोग? इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो भाई? अभी भी कह रहा है कि इसे राजा जी ने बुलाया। अगर ऐसा था तो फिर अलग से क्यों आया? उन्हीं के साथ उन्हीं के गाड़ी में आता ना। केशव की बात सुनकर सब लोगों को हंसी आ गई। अब वो अभी भी लकी को उन्हीं नजरों से देख रहे थे, लेकिन लकी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर राजा जी यहाँ नहीं होते ना तो हम तुम्हें अभी तक तो धक्के मारकर ना बाहर निकाल चुके होते और पुलिस को भी बुलवा चुके होते। केशव ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। हाँ हाँ, किस्मत अच्छी है साले की, एक और आदमी ने कहा और बाकी लोगों ने भी उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया। इधर अब्बास आराम से खाना खा रहा था। वो और श्रेया एक ही थाली में खा रहे थे।
उसे भी लकी का वहां होना बर्दाश्त नहीं था और इन लोगों की बातों में शामिल होते हुए बोली, लकी तुम देख रहे हो ना कि जयपुर के सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ बिजनेसमैन हैं, नेता लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इसलिए तुम अभी तक बचे हुए हो। पर कोई बात नहीं, तुम अभी तो खाना खा लो, लेकिन एक बार राजा जी ने अपना डिसीजन दे दिया ना, उसके बाद हम सब लोग ना तुम्हारी शिकायत करने वाले हैं। इतनी आसानी से तो तुम यहां से उठकर खाकर जा नहीं सकते। एक बार 2000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा मामला हो जाए ना पूरा, उसके बाद देखना, तुम्हें तो पुलिस वाले 2000 डंडे लगाएंगे। बाकी सब लोगों को अब्बास की बात पर हंसी आ गई। वो सब दबे हुए होठों में लकी को डराने के लिए हंसते हुए बोले, हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि अगर एक बार लकी की शिकायत इन लोगों के सामने हो गई ना, तो फिर ये बेचारा बच भी पाएगा। पता नहीं कौन से केस में से अंदर करेंगे कि फिर दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले ना 10,000 बार सोचेगा ये। हाँ बस भाई, एक बार खाना हो जाए, बाकी चीजें हो जाए, फिर हम सब एक साथ राजा जी के पास जाकर ना इसकी शिकायत करेंगे। देखो तो जरा कितनी शांति से खा रहा है, जैसे राजा जी का पीए हो। काले भाई काले, वैसे भी थोड़ी देर में सब बाहर ही निकलने वाला है। लकी उन सब लोगों की बकवास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वैसे भी वो इन सब बातों का तो आबादी हो गया था। वो ये चीज अपनी जिंदगी में सीख चुका था कि अगर उसे अपना सच पता था तो फिर उसे बाकी लोगों के झूठ पर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वो राजा जी की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि वो अनमने भाव से टेबल पर बैठे थे। रानी साहिबा के चले जाने का गम उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, लेकिन क्योंकि मामला देश से जुड़ा था और फिर वो देश के राजा थे तो उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर आना पड़ा। अगर वो पहले ही इस पैसे को देने की घोषणा नहीं करते तो शायद आज ये पार्टी होती ही नहीं। वो अपनी टेबल पर राजस्थान और भारत के बाकी लीडर्स के साथ में बैठे थे। कुछ अधिकारी लोग भी उनके आसपास थे। उनके बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि उनका बात करने का कोई मन नहीं था, वो बस मुंह हिलाए जा रहे थे। अचानक से उनकी नजर दूर एक टेबल पर बैठे हुए लकी से जब जा मिली तो फिर उनके दिल में कोई टीस उठ गई। ऐसा लगा जैसे उनके दिल में कुछ हिल गया था। जब जिजीविषा की मौत हुई थी तो ना सिर्फ राजा ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरा करने का वादा किया था, बल्कि साथ में जिजीविषा के शिष्यों का ध्यान रखने के लिए भी कहा था। इसलिए वो जाने से पहले एक बार लकी से मिलना चाहते थे। राजा जी के वहां आ जाने के बाद में उनके सहायक ने रानी साहिबा की मौत पर 2 मिनट का मौन रखवा दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा जी पैसों से जुड़ा हुआ फैसला खाना हो जाने के बाद बताएंगे। जब लकी और बाकी लोग खाना खा ही रहे थे तो इतने में सब लोग इस फिराक में थे कि वो लकी को सबक सिखाएं। वो राजा से उसकी शिकायत करने वाले थे, लेकिन जैसे ही राजा की नजर लकी से मिली तो उनके दिल में कुछ जैसे हिल गया था। वो कुमारी के साथ साथ जाने से पहले लकी से भी मिलना चाहते थे। वो लकी की टेबल को जिस तरह से देख रहे थे, बाकी लोग उस चीज को देख रहे थे। इधर जब बाकी बैठे हुए लोगों ने केशव की बात सुनी तो वो लोग हैरान हो गए और बस राजा की तरफ ही देख रहे थे और खुसफुसाते हुए बोले, क्या राजा जी 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा यहाँ लगाने के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उनका चेहरा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। देखो ना, अधिकारी और मंत्री जी भी कैसे उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, अगर ऐसा हो जाए तो अपने तो मजे आ जाएंगे यार। लेकिन मुझे राजा जी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मैं शायद गलत जगह बैठ गया हूँ। कुर्सी हिलाना भी ठीक नहीं होगा। तुम जरा देखकर बताओ ना कि वो क्या कर रहे हैं। क्या वो हमारी तरफ देख रहे हैं? किस तरफ देख रहे हैं? इधर जब बाकी लोग राजा के बारे में और उसकी नजर के बारे में बात कर रहे थे तो उधर राजा ने अपने बॉडीगार्ड से अपनी भाषा में कहा, जाओ जरा लकी को मेरे पास लेकर आओ। वो लड़का जो उस टेबल पर शर्ट और पैंट में बैठा हुआ है। बॉडीगार्ड राजा की बात सुनकर लकी की टेबल की तरफ जाने लगा। इधर केशव ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अरे वो देखो, राजा जी ने हमें बुलाने के लिए अपने बॉडीगार्ड को हमारे पास भेजा है। मुझे तो लग रहा है कि वो हमें हमारी टेबल पर बुला रहे हैं। वो क्या हमारे साथ खाना खाने वाले हैं? हो सकता है कि वो खाते खाते हमसे पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करें। सब अपने अपने आइडिया रेडी रखो भाई। लेकिन एक मिनट, वहां पर तो इतनी जगह भी नहीं है। हम तो 7-8 लोग हैं, हम सब एक साथ कैसे बैठ पाएंगे? शांतनु ने उसकी बात के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे तो लगता है कि उन्होंने सबको नहीं बुलाया, बल्कि शायद हम में से किसी 1 या 2 को बुलाया होगा। देखो ना, वो जिस तरह से देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो सबको नहीं देख रहे, बल्कि हम में से किसी 1 या 2 को ही देख रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें हम में से कोई पसंद आ गया हो। पसंद आ गया हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब पैसे देने के लिए पसंद आ गया हो सकता है हम में से किसी के बारे में वहां बैठा मंत्री या अधिकारी उसने बताया हो हमारे बारे में और राजा जी को हम में से किसी का बिजनेस पसंद आ गया हो। शांतनु ने सफाई देते हुए कहा। तब जाकर बाकी लोग उसकी बात को समझ पाए। सब लोगों ने टिश्यू से अपने हाथ साफ किए और चेहरे पर लगे थोड़े से पसीने को भी पोंछ लिया। उनमें से किसी को भी बुलाया जा सकता था। शांतनु की बात सही थी। हाँ भाई, कपड़े जरा ठीक कर लो और किसी को वॉशरूम जाना हो तो पहले ही आ जाओ। अरे पर ये कैसे पता चलेगा कि वो बुला किसे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि या तो वो अब्बास को बुलाएंगे या फिर शांतनु तुम्हें बुलाया जाएगा। वैसे
इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। कि तुम्हारा काम इंटरनेट का है और जयपुर में अभी इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे टावर लगने हैं, लाइनें बेचनी है। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो मुझे नहीं बुलाएंगे। मेरे हिसाब से तो वो केशव तुम्हें बुलाएंगे। तुम अच्छे भी दिखते हो और हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी बेटी के लिए देख रहे हो। रानी साहिबा तो चली गई हैं, अब हो सकता है कि इनके जाने के बाद तुम वहां के राजा हो जाओ। इधर श्रेया के भी मुंह में पानी आ गया था। ये खबर सुनकर राजा जी उनमें से किसी को बुला रहे थे। उसने जोर से अब्बास का हाथ पकड़ा और गर्व के साथ बोली, मुझे तो लगता है कि वो अब्बास को ही बुलाएंगे। वैसे भी अब्बास को ना बिजनेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और अभी उसने इंटरनेशनल गेम्स में भी कितना सारा काम संभाला था। सारे वॉलंटियर्स उसकी तरफ से ही आए थे और खेलों के दौरान हम सबकी तारीफ भी बहुत हुई थी। जिस दिन राजा यहाँ पर आए भी थे उस दिन भी अब्बास और राजा जी की पर्सनल मीटिंग हुई, पूरे 2 मिनट की। हो सकता है कि वो जाने से पहले अब्बास को बाय बोल रहे हो और उसे कोई काम देकर जा रहे हो। बाकी सब लोगों ने जब श्रेया की बात सुनी तो वो उसे घूरते हुए देखने लगे। उन्हें समझ आ रहा था कि श्रेया अब्बास के साथ में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो उसे हर थोड़ी देर में मक्खन लगाती थी। वो जानते थे कि अब्बास को इस आधार पर तो नहीं बुलाया जा सकता था, लेकिन राजा जी किस आधार पर उसमें से किसी को बुलाने वाले थे इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। सब लोगों को तो राजा जी के चेहरे पर लगे हुए 2000 करोड़ रुपए नजर आ रहे थे। वो बस उसे अपनी जेब में डालना चाहते थे। इधर राजा जी का बॉडीगार्ड उनकी टेबल के पास आ गया। वो काफी धीरे धीरे चल रहा था। लकी को छोड़कर हर किसी की नजर राजा जी के बॉडीगार्ड पर थी और वो बस उसकी तरफ से एक इशारे भर के आने का इंतजार कर रहे थे। वो भी धीरे धीरे बारी बारी से सब लोगों के चेहरे देख रहे थे। वो सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे तो बदले में बॉडीगार्ड भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ने लगा। इतने में लकी और अब्बास के बीच में आकर खड़ा हो गया। दोनों अगल बगल की टेबल पर बैठे हुए थे और अब्बास ने जैसे ही देखा कि बॉडीगार्ड उसके पास आ गया था तो उसके दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई देने लगी। बाकी सब लोग भी अंदर से घबरा तो गए, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी घबराहट को चेहरे पर नहीं महसूस होने दे रहा था। सब लोग शांति से उसे देख रहे थे। उन्होंने राजा को देखा तो पाया कि राजा अब उनकी दिशा में नहीं देख रहा था। सब लोग समझ गए कि राजा ने सच में अब्बास को ही बुलाया था। श्रेया जो कह रही थी सही कह रही थी। ये सब देखते ही बाकी सब लोगों को अब्बास से जलन महसूस होने लगी, लेकिन दिल ही दिल में अब्बास तो बहुत खुश था। वो अंदर ही अंदर दिल खोलकर मुस्कुराया जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी करोड़ों की लॉटरी लग गई थी और अब वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। उसने अपने आप से कहा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन सबके परिवार वालों के पास में मेरे परिवार वालों से बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन हो सकता है कि राजा जी की नजर इनके कंधे पर या इनके पैसों पर हो ही ना, बल्कि पिछली बार मैं उनसे जब मिला था तो भले ही हमने सिर्फ हाय हेलो किया हो, लेकिन मैं तभी समझ गया था कि उन्हें बहुत डाउन टू अर्थ लोग ही पसंद है और इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। अगर ऐसा हो गया ना तो मजा आ जाएगा। ये सब विराज पना को छोड़कर मेरे पैसों में गिर पड़ेंगे। हो सकता है कि शहनाज भी मेरे साथ। इससे पहले कि वो आगे और कुछ बोल पाता या सोच पाता, इतने में उसे महसूस हुआ कि वो गार्ड उसकी तरफ झुकने के बजाय लकी की तरफ झुक गए। उसने लकी को देखा और फिर उसके कान में कुछ कह दिया, लेकिन वो उसकी भाषा में बात कर रहा था। लकी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा था, इसलिए उसने लकी को इशारे से समझा दिया कि राजा जी उसे बुला रहे थे। लकी ने राजा की तरफ देखा तो पाया राजा भी उसे देख रहे थे। ये सब देखकर अब्बास को तो ऐसा लगा जैसे कुर्सी से सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा वो। बाकी सब लोगों के मुंह भी खुले के खुले रह गए और सब लोग एक दूसरे को इसी हाल में इसी तरह देखे जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये बुलावा लकी के लिए आया था। अब वो खुद भी इस चीज को समझना चाहते थे कि आखिर लकी को बुलाया क्यों गया था। कुछ के दिमाग में तो ये शक भी आया कि बॉडीगार्ड की नजर कमजोर थी। राजा ने बोला किसी और को बुलाने को और वो किसी और को ले जा रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कहे तो किससे कहे। इतने में अब्बास, जिसे लग रहा था कि इस मामले में सबसे ज्यादा फजीहत उसकी हुई थी, वो बोला, मैं राजा जी को जानता हूँ। वो धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। वो दिल के भी बहुत दयालु है। हो सकता है उन्होंने देखा हो कि पूरे हॉल में सबसे गरीब लड़का लकी है, इसलिए कुछ दान धर्म करने के लिए उन्होंने इसे अपने पास बुलाया हो। जैसे ही अब्बास ने इतना बार कहा, उसके बाद में बाकी लोगों के पास उसकी बात में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। उन्हें इस बात पर कोई विश्वास तो नहीं हो रहा था कि राजा ने लकी को धंधे से संबंधित कोई बात करने के लिए बुलाया होगा। वो सभी ये मान चुके थे कि राजा जी उसकी भलाई के लिए उसे बुला रहे थे। इसलिए कुछ लोगों ने तुरंत अब्बास की बात में अपनी तरफ से जोड़ते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है राजा जी को इसके ऊपर दया आ गई हो। यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे गरीब कोई आदमी ना देखा हो। पर ये वहां जाकर करेगा क्या? वहां पर तो सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। ऐसे में ये उनके सामने जाकर बोलेगा भी तो क्या बोलेगा?
मुझे तो नहीं लगता कि वे वहां जाकर अपना मुंह भी खोल पाएगा। अबे ओ, राजा जी को इतने पास देख कर ना अपनी पैंट गीली मत कर लेना। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ और ही फील हो रहा होगा इसे। मुझे लगता है कि राजा जी ने ना इस लड़के को अपने पास ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बुलाया है। वो देखो, राजा जी के पास में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की तो बैठी हुई है, देख पा रहे हो ना। हो सकता है राजा जी चाहते हो कि उसकी और इसकी शादी करवा दें। बाकी सब लोग भी उस आदमी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। इधर लकी अपनी जगह से उठा और राजा की दिशा में बढ़ने लगा। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि अगर राजा जी ने उसे बुलाया था तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो राजा जी से गेस्ट हाउस में मिला था। वो जितने भी दिन वहां पर रहा, उसने राजा जी से जितनी भी बात की, उसमें राजा जी उससे बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। इसके अलावा रानी साहिबा ने भी लकी का खास ध्यान रखने का उन्हें आदेश दिया था। इसलिए जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने सहायक से लकी के लिए कुर्सी खाली करने को कह दिया। उन्होंने उसे उठा दिया और लकी उनके पास में आकर बैठ गया। राजा जी लकी से कुमारी के जरिए बात कर रहे थे। जब वो लकी से बात कर रहे थे तो उनका बाकी किसी भी इंसान की तरफ कोई ध्यान नहीं था। वो किसी को भी नहीं देख रहे थे। लकी ने सबसे पहले तो राजा जी के साथ में जो हुआ उसके बारे में खेद जताया। वो खुद भी रानी साहिबा को याद कर रहा था और ऐसे में वो समझ पा रहा था कि राजा जी के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा था। राजा जी सच में बहुत उदास नजर आ रहे थे। उन्होंने लकी की संवेदनाओं को सुना और हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद उन्होंने कुमारी के जरिए लकी से कहा, लकी तुम मेरी वाइफ की स्टूडेंट रहे हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इसी तरह से छोड़कर चला जाऊं। अब जब वो नहीं है तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ में चलो। मैं तुम्हें वहां पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लूंगा और तुम्हें हर साल 5 करोड़ रुपए तनख्वाह भी दूंगा। क्या कहते हो? तुम वहां पर अपना घर बसा लेना चाहते हो? इतना पर कहकर वो लकी की आंखों में देखने लगे। क्या लकी उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता? जब बॉडीगार्ड लकी की तरफ बढ़ता जा रहा था तो बाकी सब लोगों को लग रहा था जैसे वो उन्हें ही बुलाने के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो लकी के पास आकर झुका और उससे अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ा तो सब लोगों के मुंह उतर गए। इधर राजा जी के पास में जब लकी आया तो पहले तो उन्होंने इधर उधर की कुछ बात की। उसके बाद में राजा जी ने लकी से कहा कि वो उसे अपने साथ में ले जाना चाहते थे। लकी ये सुनकर एक बार के लिए तो हैरान हो गया। भले ही जीजी विशा ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और उसका सिखाया लकी को बहुत काम भी आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद में लकी ने नहीं सोचा कि राजा जी उसका इतना ध्यान रखने वाले हैं। उसने एक पल के लिए उनकी बात के बारे में सोचा और फिर नाम में सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। उसने राजा जी की ओर आंखों में देखा और कहा, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। लेकिन ना, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ। भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कपड़े ठीक नहीं पहने या फिर गरीब सा दिख रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात है नहीं। मैं गरीब हूँ नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। लकी ने ये सब हिंदी में कहा और फिर कुमारी को इसे राजा को उसकी भाषा में समझाना था। जैसे ही कुमारी ने लकी के मुंह से इस बात को राजा को बताया तो वो खुद भी सुनाते वक्त हैरान हो गई। राजा जी उसके लिए इतना कुछ करना चाह रहे थे और वो था कि आती हुई लक्ष्मी को मना कर रहा था। उसने एक बार के लिए तो लकी की बात का अनुवाद नहीं किया और धीरे से लकी से बोली, लकी क्या कह रहे हो तुम? इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम उसके लिए मना कर रहे हो? तुम्हें राजा जी के साथ में उनके देश चले जाना चाहिए यार। एक बार अगर तुम वहां चले गए तो फिर जिंदगी भर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये तुम्हें वहां का राजा बना दे। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी लकी। राजा जी तुम्हारा भला देख रहे हैं यार और तुम उन्हें मना कर रहे हो। लकी ने कुमारी की बात के जवाब में बस हाँ में सिर हिला दिया। कुमारी ने लकी को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। कभी कभी उसे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर लकी था तो था क्या। जब वो समझ गई कि लकी राजा जी के साथ में नहीं जाने वाला था तो फिर उसने लकी की बात का अनुवाद राजा जी के लिए कर दिया। उसकी बात सुनते ही राजा जी ने फिर से लकी की तरफ देखा और सोचा, जीजी विशा तुम सही थी। ये लड़का बहुत नाक वाला है, ये इतनी आसानी से लोभ में आने वालों में से नहीं है। इतना पर सोचने के बाद तो राजा जी को लकी से और ज्यादा प्यार हो गया। वो उसे और ज्यादा पसंद करने लगे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और लकी के कंधे को शाबाशी देने के लिए थपथपा दिया। इधर बाकी लोग जो कि टेबल पर लकी के आसपास बैठे थे, उन्होंने जब सुना कि लकी ने राजा के ऑफर को मना कर दिया तो एक बार के लिए तो वो दंग रह गए। लेकिन उसके इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किम चैनल को सब्सक्राइब करो। बाद उन्होंने दिल ही दिल में लकी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। भले ही उन्हें ये आदमी छोटा नजर आ रहा था, लेकिन वो सब जानते थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी होने वाला था।
वो देख पा रहे थे कि राजा को लकी से खासा लगाव हो गया था, लेकिन इस लगाव के पीछे की वजह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तक खाना खाने के बाद में राजा जी को विचार आया कि भले ही लकी ने उनके साथ में आने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने रानी से यह वादा किया था कि वो लकी का खासा ध्यान रखने वाले थे। ऐसे में अगर वो लकी के लिए बिना कुछ किए वहां से चले जाते तो शायद रानी साहिबा उन्हें कभी माफ नहीं कर पाती। इसलिए उन्होंने इस दिशा में अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि वो किस तरह से लकी की मदद कर सकते हैं। और अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। उन्होंने 2 बार उसके बारे में सोचा और फिर अपने सहायक के सामने मुस्कुराते हुए देखा और अपनी भाषा में कुछ कहा। कुमारी वहां पर अनुवाद करने के लिए बैठी हुई थी। उसने राजा जी की बात का अनुवाद करते हुए कहा, गवर्नर जी, राजा जी ने कहा है कि वो उनका जो राष्ट्रीय सम्मान है ना, जिसमें वो एक मेडल देते हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए एक आदमी को देना चाहते हैं। जैसे वो मेडल दे देंगे, उसके बाद वो ये भी बता देंगे कि वो 2000 करोड़ रुपए कहाँ लगाने वाले हैं। बाकी नेता, अधिकारी और बड़े लोग वहां पर बैठे थे। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। राजा जी अपने देश का राष्ट्रीय सम्मान उनके देश के किसी आदमी को देने वाले थे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। सब लोग खुशी खुशी राजा जी की तरफ देख रहे थे और फिर उन्होंने राजा जी के सहायक की तरफ देखते हुए कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप ये सम्मान किस इंसान को देने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही गवर्नर ने इतना पर कहा और इसके बाद वो इधर उधर टेबल पर बैठे हुए लोगों को देखने लगा। वहां पर ढेर सारे अमीर घर के लड़के बैठे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा उनमें से किसे ये इनाम देने वाले थे। राजा जी भी उसका नाम लेने में एक बार के लिए थोड़े से झिझक गए। वो भी इधर उधर देख रहे थे। असल में तो वो इस मेडल को लकी को देना चाहते थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से गवर्नर इधर उधर देख रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी और को ये मेडल देने वाले थे। अब अगर ऐसे में वो सीधा लकी का नाम ले लेते तो शायद गवर्नर को इस बात का बुरा लग जाता। ऐसे में राजा जी ने बात को संभालते हुए कहा, यहाँ पर आज बहुत सारे नौजवान लोग आए हुए थे जो आने वाले वक्त में भारत की दशा और दिशा तय करने वाले थे। ऐसे में अवार्ड देने का आइडिया भी उन्हें अभी ही आया था और उन्हें भी मालूम नहीं था कि किसे ये अवार्ड देना चाहिए। वो किसी को भी जानते नहीं थे। गवर्नर ने इस काम में उनकी मदद करते हुए कहा, तो इस मामले में मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। मेरे हिसाब से ना, तो यहाँ पर जो भी लोग आए हैं, राजा जी उनके बारे में ठीक से कुछ जानते नहीं होंगे, लेकिन हम कुछ मौका इन लड़कों को देते हैं जिसमें ये दिखा सके कि अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। जिसके बाद हम राजा जी के ऊपर ये निर्णय छोड़ देंगे कि उन्हें किसके विचार अच्छे लगे। जिसके विचार अच्छे होंगे उससे ही अवार्ड मिल जाना चाहिए। बस बात खत्म। राजा ने जब इस बात को अपनी भाषा में सुना तो उन्हें भी ये सुझाव ठीक लगा और इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। इतने में यहाँ के गवर्नर अपनी जगह से खड़े हुए और सीधा पोडियम की तरफ जाने लगे। उन्होंने राजा जी की योजना के बारे में उन सबको बता दिया था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इस काम में ज्यादा भीड़ आनी शुरू हो जाए। इसलिए वो हर परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को बुलाने वाले थे। वहां पर हर परिवार से वैसे भी एक ही आदमी बैठा था और जैसे ही उन्होंने गवर्नर की ये बात सुनी तो खुशी के मारे झूम उठे। वो सभी अमीर परिवारों के लड़के थे। ऐसे में उनके अलावा इस मेडल को और कौन ही जीत सकता था। वैसे भी वहां पर बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले ही बड़े बड़े देश के सम्मान जीते थे और उनके मुकाबले राजा जी का देश तो एक बहुत ही छोटा सा देश था, पर फिर भी उसका राष्ट्रीय सम्मान पाना बहुत बड़ी बात थी। काफी देर तक बात करने के बाद में उन्होंने अपने घर वालों से भी इस मामले में चर्चा कर ली कि कौन किस परिवार से आगे आने वाला था। थोड़ी ही देर में सब लोगों से बात करने के बाद 20 के 20 परिवार के लोगों ने आपस में ये तय कर लिया कि उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आगे कौन आने वाला था। उनमें से ज्यादातर लोग नौजवान ही थे, लेकिन फिर भी जैसे विराज के परिवार से विराज नहीं आया था, इसलिए विराज के पिता को ही उनके परिवार को रिप्रेजेंट करना था। इधर राजा जी ने भी अपने लोगों को भेजकर वो मेडल मंगवा लिया था। वो एक नीले रंग के डब्बे में था और उसके ऊपर मखमल की खोल चढ़ी हुई थी। उस मेडल के बीच में उस देश के सबसे पहले राजा जी की तस्वीर बनी हुई थी और उसके आसपास फूल गुदे पड़े थे। वो सोने का मेडल था और उसके कोनों में हीरा लगा हुआ था। इधर गवर्नर ने पूरे काम को एंकर करना शुरू कर दिया। वो होस्ट की तरह लोगों के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तो अब मेरे बाएं तरफ से ना एक एक करके लोग खड़े होंगे और यहाँ आएंगे। उन्हें अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें वो ये बता सकते हैं कि वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और इसके लिए अपने काम और व्यापार के बारे में उनका क्या योगदान रहा है वो बताएंगे। आखिर में राजा जी को जिसकी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी वो उसे ये इनाम देंगे।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। सब लोगों ने बारी बारी से आकर अपनी अपनी बात रखनी शुरू कर दी। अब्बास भी वहीं पर आ गया, लेकिन राजा जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, या सुन भी रहे थे तो उनका ध्यान कहीं और था। आखिर में उन्होंने लकी के कंधे को थपथपाया और उससे भी बोला कि तुम भी जाकर कुछ कहो। वो चाहते थे कि लकी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले, लेकिन जैसे ही बाकी लोगों ने इस इशारे को देखा तो उन्हें समझ ही में नहीं आया कि आखिर इसका मतलब क्या था। बाकी सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो इस सैंडविच वाले से देश के बारे में क्या बात करवाना चाह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसे ही मेडल देने के बारे में सोच रहे थे। लकी ने भी एक बार के लिए राजा जी की तरफ देखा और फिर अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। वो पोडियम की तरफ आ गया था। जैसे जैसे वो आगे आते जा रहा था वैसे वैसे लोगों की हंसी भी बढ़ती जा रही थी। वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उन्हें लग रहा था कि वो राजा की नजर से बच जाएंगे, लेकिन वो बच नहीं पा रहे थे। राजा ने उन सबको हंसते हुए देख लिया और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। लकी पोडियम पे पहुंचा और उसने कहना शुरू किया, मैं एक बहुत ही साधारण सा लड़का हूँ, एक छोटे से गांव से आता हूँ। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने अपनी पढ़ाई और रहने का खर्चा निकालने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ भी मैंने सड़क पर सैंडविच बेचने का काम किया है। लकी की ये बात सुनकर बहुत से लोगों ने तो अपनी हंसी रोक ली, लेकिन बहुत से लोग उसे नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। वो आपस में बड़बड़ा रहे थे, ये तो बहुत गलत बात है यार, इस आदमी का हमसे क्या कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, पर कहीं इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसे इस तरह की बात करने से मेडल मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम लोग भी शांत हो जाओ। राजा जी ने उसे ये मौका सिर्फ इसलिए दिया ताकि इसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए। वो सिर्फ उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि राजा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसका मतलब भी कुमारी से पूछ लिया था। जैसे ही कुमारी ने उन्हें उन सब चीजों का मतलब बताया तो राजा को इस बात पर और गुस्सा आ गया। बाकी सब लोगों ने भी उसके चेहरे पर आए हुए गुस्से को देख लिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि राजा को लकी की बातों की वजह से गुस्सा आ रहा था। वो फिर से कहने लगे, देखो राजा जी का चेहरा तो देखो, कितना गुस्सा आ रहा है इस आदमी को लकी पर। हाँ यार, ये आदमी तो सच में बहुत बेकार है यार, ये अभी भी बोले ही जा रहा है। अगर इसकी बातों की वजह से राजा जी को गुस्सा आ गया ना और उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे तो लगता है कि ऐसे में हम सबको इसे जान से मार देना चाहिए यार। राजा जी लकी से बात कर रहे थे और बात करने के दौरान ही उन्हें इस बात का ख्याल आया कि उन्हें लकी को राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए, लेकिन गवर्नर ने उनकी इस बात का दूसरा मतलब निकाल लिया और इस वजह से राजा जी को सब लोगों को मौका देना पड़ा। आखिर में उन्होंने लकी को भी अपनी तरफ से मौका दिया। जैसे ही लकी ने अपनी बात रखना शुरू किया तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। राजा को यह देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें लकी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। इतने में लकी की सारी बात अब खत्म हो चुकी थी और अब आखिर में गवर्नर ने राजा जी को इनाम की घोषणा करने के लिए पोडियम पे बुला लिया था। राजा जी भी अपनी जगह पर से खड़े हुए और पोडियम की तरफ आने लगे। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो गवर्नर और बाकी के लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। वो लोग राजा जी के मुंह से विजेता का नाम सुनने के लिए बुरी तरीके से बेताब हुए जा रहे थे। राजा जी ने माइक ठीक किया और फिर बहुत ही धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे। फिर वो स्टेज से नीचे उतरे और फिर लकी से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा था। इतने में कुमारी बीच में आई और उसने राजा की बात का अनुवाद करते हुए कहा। राजा जी ने सब लोगों की बात को सुना और उन बातों के आधार पर उन्होंने ये तय किया है कि इस बार ये राष्ट्रीय सम्मान लकी अग्रवाल को दिया जाएगा। कुमारी के ये शब्द बाकी लोगों के कानों में किसी बम की तरह फट गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो सुना वो सही नहीं था। या तो उनके कान बज रहे थे या फिर कुमारी ने जानबूझकर बीच में लकी का नाम ले लिया था। लेकिन जिस तरह से राजा जी लकी से मिल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी खुशी उसे इनाम दे रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा जी लकी को किस आधार पे ये इनाम दे रहे थे। इसे तो बुलाया भी नहीं गया था, ये तो बिना बोले ही अंदर घुस आया। फिर ये आदमी मेडल का हकदार कैसे हो सकता था? ऐसे में फिर से लकी को इनाम कैसे मिला? किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी के दिमाग में चल क्या रहा था। हर कोई एक दूसरे को नींद उड़ी हुई नजरों से देख रहा था। वो सब एक पल के लिए ये भी भूल गए कि वहां पर राजा जी और उनके मुख्यमंत्री खड़े हुए थे। यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हद है यार। हाँ यार, चलो हमें नहीं दिया बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर विराज बना का परिवार भी था या फिर अब्बास भाई का परिवार भी था। उनमें से किसी को ये इनाम दिया जा सकता था ना। हमारे जैसे घराने जो जयपुर के सबसे बड़े घराने हैं, वो लोग इस फटीचर आदमी के सामने कैसे हार सकते हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये क्या हो रहा है? नहीं राजा जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। हम आपके हाथों से इस आदमी के गले में इतनी कीमती मेडल डालते हुए नहीं देख सकते हैं।
अब्बास से भी ये खबर सुनकर रहा नहीं जा रहा था। वो खुद भी अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और राजा जी की तरफ देखते हुए जोर से बोला, राजा जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने आज तक आपके जैसा कोई राजा नहीं देखा। आप सच में बहुत भले आदमी हैं और इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस लड़के की असली पहचान के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। इस आदमी ने आपको धोखे में रखा है राजा जी। वैसे भी ये तो आपकी पार्टी में जबरदस्ती घुसाया। इस आदमी की नीयत भी ठीक नहीं है और ये एक नंबर का बदमाश आदमी है। अब्बास ने सोचा कि अगर वो लकी को उसकी नजरों में विलन बना देगा तो राजा जी उससे नाराज नहीं होंगे, वरना इस तरह से राजा जी को बीच में रोकने की वजह से वो नाराज हो सकते थे। इधर जैसे ही अब्बास ने लकी के बारे में इस तरह की बात की और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू किया तो बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए और उन्होंने भी उसके बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सभी लोग लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे और वो चाह रहे थे कि लकी को राजा के बॉडीगार्ड से अच्छी तरीके से पिटवा दें। हाँ राजा जी, ना सिर्फ ये जबरदस्ती यहाँ घुसा था बल्कि इसने ये भी झूठ बोला कि इसने आपने बुलाया है। हाँ राजा जी, ये लोगों की महंगी से महंगी गाड़ियां भी चुराता है। अभी से थोड़े दिन पहले ही मैंने एक लड़की की फरारी चुराते हुए देखा था। सर, इसे तो कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी में सूंघता तक नहीं है। आप एक बार यूनिवर्सिटी जाकर इस आदमी के बारे में बात करके देख लो, सब पता चल जाएगा कि ये किस तरह का आदमी है। हाँ, इसने पहले भी एक अमीर औरत से 1 करोड़ रुपए इसी तरह ले लिए और फिर नाम कमाने के लिए ना सारा पैसा कॉलेज में पार्टी स्पॉन्सर करने के लिए दे दिया। यहाँ भी ये इसीलिए गरीब बनकर आया ताकि आपकी जेब में से ना पैसा निकाल सके। अब्बास ने श्रेया को भी बोलने के लिए इशारा किया। श्रेया एक ही बार में उसका इशारा समझ गई। वैसे भी वो लकी के खिलाफ भरी बैठी थी और कैसे न कैसे करके उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती ही रहती थी। ऐसे में वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने राजा की तरफ बहुत ही दुख भरी नजरों से देखते हुए कहा, राजा जी, अब मैं तो आपको क्या ही बताऊं। ये आदमी और मैं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मैंने इसकी पढ़ने में खूब मदद की थी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात आई तो इसने जानबूझकर बेईमानी की और मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना होने से रोक दिया और खुद यहाँ पे आके पढ़ने लगा। इसके बाद इसने अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ में छेड़खानी करने की भी कोशिश की थी। ये वैसा नहीं है जैसा ये दिखाई दे रहा है राजा जी। श्रेया ने इतना पर कहा और अपनी आंखों में आंसू तक भर लिए। वो सच में बहुत चालाक थी और लकी उसकी सारी चालाकियों को देख रहा था। इधर लोग अभी तक लकी के बारे में जो कुछ कह रहे थे, कुमारी उसका अनुवाद राजा जी को बताए जा रही थी, लेकिन बाद में उसने राजा जी को यह भी बता दिया कि श्रेया जो कुछ भी कह रही थी उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। राजा जी ने जब सब लोगों की बात सुनी तो वो उनके चेहरे देख रहे थे। वो बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे और किसी से कुछ भी नहीं कह रहे थे। जिस तरह की बातें वो लोग लकी के बारे में कर रहे थे उसे सुनकर तो राजा जी को यही लग रहा था कि यहाँ सारे के सारे बड़े परिवार के लोग एक नंबर के दोगले और मौका परस्त थे। उन्हें इन सब लोगों की बातें सुनकर तो गुस्सा ही आ रहा था, लेकिन अब इनकी शक्ल देखकर भी उनका खून खौल रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका और फिर कुमारी की तरफ देखते हुए बोले, इनको बोलो कि किसने इनसे कहा कि ये यहाँ पर जबरन घुसाया है। ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। मैं नहीं तो इसे बुलाया था, इसमें गलत क्या है। बाकी लोग राजा जी की तरफ से किसी एक्शन होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जब उन्होंने राजा जी को सब कुछ सच सच बता दिया था तो वो लकी के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने वाले थे। अब तो उन्हें सच का पता ही चल गया था और ऐसे में वो लकी को कम से कम यहाँ से धक्के मारकर तो बाहर निकालने का आदेश दे ही सकते थे। सब लोग राजा के मुंह से बस यही सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो हुआ वो इसका ठीक उलट था। कुमारी ने लोगों को हिंदी में समझाया कि राजा खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ही लकी को यहाँ पर बुलाया था। ये सुनते ही सब लोगों के जबड़े आश्चर्य के मारे उनके पैरों में आ गिरे। किसी को भी कुमारी की कही बात का विश्वास नहीं हो रहा था। वो सब बस खड़े खड़े एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। किसी से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। सब लोगों को अब साफ सूंघ गया। इधर राजा जी अभी भी कुमारी से बात कर रहे थे। वो उसे बता रहे थे और कुमारी हिंदी में उनकी बातों को लोगों को बता रही थी। मैंने ही इसे यहाँ पे बुलाया है। इसके पीछे का भी कारण है एक। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन लकी मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी का स्टूडेंट था। भले ये
बहुत ही कम टाइम तक एक दूसरे के साथ में रहे, लेकिन मेरी पत्नी का ये सबसे पसंदीदा स्टूडेंट में से था और उसने इसे सब कुछ सिखा दिया था। मैं भी इससे जब मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। भले ही हमारे आपस में बातचीत बहुत कम हुई, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि लकी किस तरह का आदमी है। अब मैं आप लोगों से बहुत प्यार से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग लकी के बारे में ये बेबुनियादी बातें और अनर्गल बातें ना फैलाना बंद करें। बाकी सब लोगों ने जब ये सुना तो उनके होश तो फिर से उड़ गए। लकी और राजा जी एक दूसरे को पहले से जानते थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि लकी का राजा और उनकी बीवी के साथ उठना बैठना तक था। सब लोगों के तो होश उड़ गए। सब लोगों को धीरे धीरे सारी कहानी समझ में आने लगी। वो जानते थे कि राजा जी अपनी बीवी से कितना प्यार किया करते थे और इसलिए वो लकी का भी इतना ध्यान रख रहे थे। और तभी उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड को भेजकर लकी को अपने पास बुलवाया था। इसका मतलब वो जैसा सोच रहे थे मामला वैसा था ही नहीं। उन्हें तो लग रहा था कि लकी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो गरीब था, लेकिन बात तो ये नहीं थी। अब सब लोगों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अपनी जुबान काट कर तुरंत राजा के पैरों में फेंक दे। वो जोश जोश में लकी के बारे में क्या कुछ कह गए थे, इस बात का उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने लकी के बहाने राजा जी को अपना दुश्मन बना लिया। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उनका गुस्सा लकी पर नहीं बल्कि उन लोगों पर था जो लकी पर कलंक लगा रहे थे। अब उनकी नाव पानी में चली जाने वाली थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो पैसा जयपुर आने के बहाने उनकी जेब में आने वाला था, अब वो भी उनके हाथ से निकल चुका था। श्रेया ने अब्बास की तरफ देखा और बहुत ही धीरे से पूछा, सुनो, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? अब्बास की हालत पहले से ही खराब थी और श्रेया की बात सुनकर तो उसका जान देने का ही मन कर गया। उसे लग रहा था कि उसे श्रेया से तो कम से कम अपने संबंध खत्म ही कर देने चाहिए। अब्बास ने उसे उकसा कर कितनी बड़ी गलती कर दी, ये उसे अब जाकर समझ आ रहा था। अब्बास ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा। श्रेया की आंखें अब्बास की आंखों को देखकर अंदर जा धसी। उसकी सांसें तेज होनी शुरू हो गई। इधर राजा जी ने अपनी बात खत्म नहीं की थी। उन्होंने कुमारी के जरिए लोगों से कहा, मैं ये मेडल लकी के नाम करने जा रहा हूँ। क्या किसी को भी इस बात से कोई एतराज है? अगर हो तो वो अभी बता सकता है। जो लोग नीचे खड़े थे वो राजा की इस बात को सुनकर कांपने लगे। राजा के आदेश में किसी को भी कोई एतराज कैसे हो सकता था? उन्होंने नाम में अपने कांपते हुए हाथों को हिलाना शुरू कर दिया। ये सीधा इशारा था कि वो राजा जी के निर्णय में कुछ नहीं कहना चाहते थे और अभी तक उन्होंने जो भी कहा था वो तो बस उनके मुंह से निकल गया। वो सब होश में नहीं थे। राजा जी ने मेडल थाली में से लिया और फिर लकी के गले में पहनाते हुए कहा, आपको हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप अगर इस मेडल के साथ में हमारे देश में आते तो आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। लकी ये सुनकर खुश हो गया। राजा जी ने अपनी तरफ से ये फैसला कर लिया था कि वो लकी को ही वो मेडल देने वाले थे। जैसे ही विजेता का नाम घोषित हुआ तो बाकी लोगों की हालत खराब हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था और इसलिए उन्होंने लकी के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। लेकिन जब राजा जी ने अपनी तरफ से सारी बात समझाई तो सब लोगों के मुंह पर ताले लग गए। किसी को भी अब लकी को इनाम देने से दिक्कत नहीं हो रही थी। राजा जी ने उसे मेडल पहना दिया था और आगे बोले, अगर लकी तुम हमारे देश नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हमेशा ही तुम्हारे साथ में है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें हीन भावना से देखा जा रहा है या फिर कोई लोग हैं जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो तुम उसके बारे में हमें खुलकर बता सकते हो। हम तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हारी कोई तौहीन करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो सीधा हमारी तौहीन कर रहा है, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब और कोई तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचेगा भी। जैसे ही राजा जी ने इतना पर कहा उसके बाद में वो उन सब लोगों की तरफ देखने लगे जो कि सच में लकी को परेशान करने में लगे हुए थे। राजा जी की नजर मिलते ही उन सब लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। इधर लकी भी उस मेडल को पाकर काफी खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज थी जो उसने कमा ली थी। उसने मुस्कुराते हुए राजा जी की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया महाराज, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा जी ने भी लकी का कंधा थपथपाया और उसे बड़े प्यार से देखते हुए बोले, तुम अच्छे इंसान हो लकी। हालांकि हमारी ज्यादा बात कभी हुई नहीं, लेकिन फिर भी जितना मैंने तुम्हें जाना है, समझ पाया हूँ, मुझे पता चल गया है कि रानी साहिबा ने तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाया था। अब तुम सिर्फ उनके स्टूडेंट नहीं हो बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा भी हो और मैं आगे भी यही कामना करूंगा कि तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हो अच्छा ही हो। इधर राजा जी ने देखा कि वहां का मुख्यमंत्री और बाकी लोग भी मुस्कुराते हुए लकी की तरफ देख रहे थे।
वो काफी खुश नजर आ रहे थे और साथ ही में अब उनकी ये उम्मीद बंध चुकी थी कि राजा जी सारा पैसा यहाँ जयपुर में ही देने वाले थे। अब वो सब उस फैसले के सुनाए जाने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें फैसला आने से पहले खुशी होनी शुरू हो गई। सब उम्मीद भरी नजरों से राजा जी की तरफ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि राजा जी आए और अपना फैसला सुनाते। जब राजा जी यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने खास तौर पर ये बात रखी थी कि वो जयपुर भी जाना चाहते थे, साथ में दिल्ली भी देखना चाहते थे। लेकिन खेलों की शुरुआत जयपुर में हुई थी और इसलिए वो पहले जयपुर में आए। यहाँ पर आए हुए उन्हें 10 दिन से ज्यादा हो गए और वो तब से यही इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो पर रुके हुए थे। वो अभी तक दिल्ली गए ही नहीं थे और कल तो फिर से उन्हें उनके देश के लिए निकलना था। ऐसे में लोगों ने ये कयास भी लगाने शुरू कर दिए कि ये सारा पैसा जयपुर वाले को ही मिलना था और फिर वो जिस तरह से लकी को प्यार दे रहे थे उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। अब ये पैसा जयपुर वालों को ही मिलना था। राजा जी ने लकी को देखा और कहा, लकी अब तुम खुद दिल्ली और जयपुर दोनों जगहों पर रह चुके हो, तुम दोनों जगहों को अच्छी तरीके से जानते हो, तो ऐसे में तुम मुझे बताओ कि मुझे ये 2000 करोड़ रुपए किस शहर में डालने चाहिए। नहीं सर, मैं इस बारे में आपको कैसे बता सकता हूँ, ये आपका पैसा और मुझे लगता है कि आपको ये फैसला लेना चाहिए ना कि आपको ये पैसा कहाँ पर डालना है। लकी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो राजा जी के आधार पर फैसला लेने का हकदार कैसे हो सकता था। वैसे भी सारा पैसा तो राजा जी का ही था ना, और लकी को पैसे के मामले में उतनी समझ भी नहीं थी। राजा जी ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो। ऐसा समझो कि मैंने ये पैसा तुम्हें दे दिया, अब तुम बताओ कि तुम इसे कहाँ पर लगाते। तुम जहाँ पर इसे लगाना चाहो लगा सकते हो। ये बात सुनकर तो बाकी लोगों के कान खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था कि राजा इतना बड़ा फैसला ऐसे ही लकी के कंधों पर डाल दे। ये तो बात ही उनकी समझ से बाहर थी। वे सभी ये बात सुनकर घबराने लगे थे। अगर ये पैसा लकी अपने हिसाब से डालता तो शायद उन लोगों के हाथ में तो फूटी कौड़ी कुछ नहीं मिलती। राजा जी की ये बात सब लोगों को किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी। लकी किसी भी हाल में ये पैसा जयपुर वालों को तो नहीं देने वाला था। एक वक्त के लिए तो सब लोग सन्न रह गए। सिर्फ राजा जी, लकी, कुमारी और बाकी लोगों के अलावा सभी लोग लकी को डरी हुई नजरों से देख रहे थे। कुमारी ने अपनी नजर नीचे की तरफ घुमाई और स्टेज से नीचे खड़े हुए सारे अमीर लोगों के घर वालों को देखने लगी। कुमारी की आंखों में उन्हें देखते ही गुस्सा उतर आया। उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सांप एक साथ उसे देख रहे थे, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। कुमारी दिल ही दिल में अब हंसे जा रही थी। उसे उन्हें इस तरह से देखने में काफी मजा आ रहा था। फिर कुमारी ने लकी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ में थोड़ा कोने में ले आई। उसने वहां पर खड़े हुए लोगों की शक्लें उन्हें दिखाई और बोली, लकी तुम राजा जी से कहो कि वो सारा पैसा ना दिल्ली में लगा दे। वहां पर पैसा लगेगा तो इन सब लोगों की ना मौत आ जाएगी। एक बार कह कर देखो, फिर देखना अगर इनमें से 2-4 हार्ट अटैक से ना मर जाए ना तो मेरा भी नाम ना कुमारी नहीं है। लकी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कुमारी की तरफ देखने लगा। वो जो बात कह रही थी वो अपने आप में तो ठीक थी, लेकिन फिर भी 2000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं थी। वो जानता था कि ये बहुत बड़ा पैसा था और सिर्फ इन लोगों से बदला लेने के लिए या इन लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा पैसा दिल्ली में नहीं डाल सकता था। लकी फिर से राजा जी के पास आया और उसने पूछा कि क्या पैसा देने से पहले कुछ ऐसी जरूरतें थी जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। राजा जी ने लकी को बताया कि वो ये पैसा देना चाह रहे थे, उसका ज्यादातर इस्तेमाल वो रियल एस्टेट, सर्विस इंडस्ट्री और टूरिज्म में करवाना चाहते थे। वो देख पा रहे थे कि इन तीनों सेक्टर्स में अभी अच्छी ग्रोथ थी और यहाँ पर पैसा डालने से भारत को काफी मदद मिल सकती थी। लकी ने भी उनकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर कुछ देर के लिए सोचने लगा। वो खुद भी ये बात समझना चाहता था कि आखिर इस पैसे को कहाँ पर लगाया जाए। सारे लोगों की आंखें स्टेज के नीचे खड़े लकी पर टिकी हुई थी। उनमें से कोई भी पलक झपकाने के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा था और बस सब लोग लकी को ही देखे जा रहे थे। लकी अगर दाएं देखता तो वो भी दाएं देखते, अगर लकी बाएं देखता तो वो भी बाएं देखते।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए सब कुत्ते हो गए थे और किसी हड्डी को देख रहे थे। इधर राजा जी के पास में राजस्थान के जो बड़े लोग खड़े थे वो खुद भी इसी चिंता में थे कि अब लकी अपने मुंह से आगे क्या कहने वाला था। लकी ने अपनी दाढ़ी खुजाई और काफी ध्यान से सोचने लगा। वो इतने बड़े फैसले को लेने से पहले किसी भी तरह की चूक तो नहीं करना चाहता था। वो खुद भी एक बड़े परिवार का लड़का था और आगे उसे भी बिजनेस ही करना था। ऐसे में वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। लकी ने दिल्ली में तो अपना थोड़ा बहुत काम भी शुरू कर दिया था और वो समझने लगा था कि दिल्ली में काम कैसे होता है। इधर देखा जाए तो जयपुर में अभी बहुत सारी चीजें डेवलप होने का काफी स्कोप भी था। ऐसे में काफी देर तक सोचने के बाद लकी ने सोचा कि दिल्ली में इस पैसे का इस्तेमाल अच्छे से हो सकता था। वो जानता था कि अगर दिल्ली में पैसा लगा और रिटर्न मिला तो यही रिटर्न आगे चलकर जयपुर तक भी आ सकता था। अगर राजा जी अपना पैसा स्टोन इंडस्ट्री में या फिर कपड़े में डालते तो फिर लकी ये पैसा जयपुर में लगवा सकता था, लेकिन उनके जो सेक्टर्स थे उनके लिए जयपुर ठीक नहीं था। लकी ने काफी सोच विचार किया। वो भी ये देख रहा था कि दोनों शहरों की आबादी क्या है और आने वाले वक्त में दोनों में से कौन से शहरों की तरफ लोग ज्यादा आने वाले थे। फिर उसने सोचा कि टूरिज्म के हिसाब से भी दिल्ली ज्यादा बढ़िया था। वहां से बाकी जगहों पर जाने के लिए साधन भी ज्यादा थे। ऐसे में काफी देर तक सोच विचार करने के बाद में लकी ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया। अचानक से सब लोगों की आंखें बड़ी हो गई और वो लोग लकी की तरफ देखने लगे। वो बस उसे देखे जा रहे थे। सब लोगों को डर महसूस हो रहा था और अब अपने डर को छुपाने के लिए वो सब लोग लकी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे में लकी ने भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर राजा जी की तरफ देखने लगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? राजा जी ने कुमारी के जरिए लकी से पूछा। लकी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इससे पहले कि वो अपने विचार के उपजे हुए नतीजे को राजा जी के सामने रखता, इतने में नीचे खड़े एक आदमी ने कहा, लकी भाई हमें माफ कर देना यार, हमने पहले आपसे जो कहा उसे प्लीज भूल जाना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपसे उन सब के लिए ना हम सब की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज हमें माफ कर दो। जैसे ही उस आदमी ने इतना पर कहा उसके बाद बाकी लोगों की भी नींद खुल गई। वो सब लोग भी लकी की तरफ देखने लगे और बोले, हाँ लकी भाई मुझे भी माफ कर देना, हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा। अब तो हमें भी विश्वास हो गया कि राजा जी ने तुम्हें बुलाया था, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज माफ कर देना। हाँ हम आगे से तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे लकी भाई, हम अंधे हो गए थे और इसलिए तुमसे इस तरह की बातें करने लगे। लकी हमें से किसी के पास भी दिमाग नहीं है यार, हमारी आंखें भी खराब है। भले ही हम कहने के लिए बड़े हो गए हैं लेकिन हम बड़े नहीं हो पाए भाई, प्लीज हमसे नाराज मत होना। देखते ही देखते सब लोगों के सुर लकी के लिए अचानक बदल गए। सब लोग उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वैसे भी मामला तो 2000 करोड़ का था भाई। अगर लकी पैसा दिल्ली की तरफ मोड़ देता तो इनमें से किसी को भी ना उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। इसलिए ना सिर्फ उन लोगों ने अपनी तरफ से माफी मांगी बल्कि उन्होंने शांतनु, केशव और अब्बास को भी माफी मांगने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उन लोगों को पहले ही इस सब की वजह से बहुत डांट खानी पड़ गई थी। शांतनु भाई, केशव भाई और अब्बास भाई, आप लोग भी तो लकी भाई के लिए कुछ बोलो ना। हाँ वैसे भी ये सब जो हुआ वो तो आप ही की वजह से हुआ ना। अगर आप हमें लकी भाई के बारे में गलत खबरें नहीं बताते तो शायद हम लोग भी लकी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते ना। अब मुझे तो लगता है कि आपको भी अपनी तरफ से लकी भाई से माफी मांग लेनी चाहिए। अभी अगर आप लोग अभी माफी मांग लोगे तो हो सकता है लकी भाई आपको भी माफ कर दें। बाकी सब लोगों ने भी उन्हें माफी मांगने के लिए उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों की हिम्मत ही नहीं थी कि वो लकी से माफी मांगे। अभी तो उन्होंने सब लोगों के सामने लकी को इतना सुनाया था और ऐसे में उसे माफी तो किस मुंह से मांगते। भीड़ ने एक तरफ उन्हें घेरा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, अब आगे क्या होने वाला था। क्या सच में वो लकी से माफी मांगते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।